आइडिया के लिए, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। आई मेरा किसी और का है तो मैं नहीं आपको नहीं कुछ नहीं और नहीं नहीं बोलूँगा। नहीं, ये सिर्फ आइडिया के एक लिए बार हेडिंग। इंट्रोड्यूस करते हुए स्टार्ट हाँ हाँ, कीजिए। इंट्रोड्यूस करके स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में वील स्टार्ट CRM एंड देन वील कम टू कंटेंट मार्केटिंग। हम ये 2 टॉपिक्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद वील डू दैट प्रायोरिटी लिस्ट एंड सिलेबस डिस्कशन एक बार, ठीक है, बिफोर वी टेक अप एनी फर्दर टॉपिक। सो सबसे पहले लेट्स कंप्लीट CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट वील डू द कॉन्सेप्ट, हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि बेसिक मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन मैं इसकी 2 अप्रोचेस बताऊंगी कि CRM को पढ़ने के 2 पैरेलल्स या 2 थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं, और हम कौन सा थॉट प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग में इसको पढ़ेंगे। सो वील बी डूइंग विद द IT परस्पेक्टिव, क्योंकि डिजिटल है ना, तो सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव से हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज CRM सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, उसका क्या पर्पस है, क्या यूटिलाइजेशन है, क्या एक्टिविटीज़ है। देन उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स में इंस्टॉलेशन ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे 2 कैटेगरीज हम करेंगे, और उसमें भी सब कैटेगरीज करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर या CRM के प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स, ग्लॉसरी टर्म्स की इंपॉर्टेंस, टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। देन फर्दर लास्ट में हम क्लोज करेंगे विद द फीचर्स, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स जो इसके हैं। सो ये हम पूरा मतलब CRM का कॉन्सेप्ट इन पैरेलल लाइंस पर पढ़ते हैं। हेडिंग्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आई शेयर सर्टेन नोट्स फॉर दीज हेडिंग्स, वो मैं भेज दूंगी आफ्टर दिस क्लास। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मोटा मोटा अगर मैं तीनों टर्म्स को ही उठाऊं, ये तीनों वर्ड्स को ही उठाऊं, तो CRM क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो कस्टमर के साथ एक तो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, एक रिश्ता बिल्ड करता है, टाई बिल्ड करता है, कनेक्शन बिल्ड करता है, और फिर उस कनेक्शन को, टाई को मैनेज भी करता है। तभी मोटा मोटा हमें समझ के आता है कि जैसे हम CRM की बात करते हैं, हमारे मन में घंटी बजती है कि अगर मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीद ली और वो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, तो जब मैं फ़ोन करूँ कंप्लेन के लिए, तो एटलीस्ट मेरी कंप्लेन सुनने के लिए कोई वहाँ पे एक पर्सन होना चाहिए, अटेंड करने के लिए मुझे कोई इंसान होना चाहिए जिसको मैं अपना दुखड़ा रो सकूं, और वो मेरे जो भी सॉल्यूशन है मुझे प्रोवाइड कर सके, रिफंड, चेंज, जो भी करना है वो उस हिसाब से वो करके मुझे दे सके। यही हमारे मन में सबसे पहले समझ आता है CRM का। डेफिनेशन क्या है CRM की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैनेजेस द कस्टमर इंटरैक्शंस टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। सो ऐसा प्रोसेस जो कस्टमर के साथ बातचीत को मैनेज करता है, इंटरेक्शंस को मैनेज करता है, ताकि उसका फ्यूचर एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। मैंने यही कहा ना, यही हमारे मन में सबसे पहले आता है। तो यार ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये बहुत इरिटेट कर रही है। ओके, सो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो दैट CRM इज अ प्रोसेस। आज के टाइम पे इट इज़ नॉट ओनली एन एक्सपीरियंस हैंडलिंग थिंग, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ स्ट्रैटेजी, एंड मोर ओवर इन द डिजिटल डोमेन इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन पर्पस जो आप कह सकते हो, जो एक तरह से कस्टमर रिलेशंस को मैनेज करते हैं। और अगर हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिर्फ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मेरा वो कस्टमर हर इंसान है जो मेरे साथ बिजनेस में एसोसिएटेड है, भले ही वो मेरा एंड कस्टमर हो, भले ही वो मेरा क्लाइंट हो। तुम सुनो, B2B, तो CRM के अंदर सिर्फ B2C वाले कस्टमर्स ही नहीं आते, B2B वाले कस्टमर्स भी आते हैं, जो मेरे शायद क्लाइंट्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। सो CRM को अगर हम एक ब्रॉडर डोमेन में देखें, तो सिर्फ ये नहीं कि जो एंड कस्टमर्स जैसे हम लोग हो गए, पार्ले जी के बिस्किट के हम सब कस्टमर्स हैं क्योंकि हम सब वो खाते हैं, तो पार्ले कंपनी को मुझे तो हैंडल करना ही है क्योंकि मैं उसकी एंड कस्टमर हूँ। बट इसके अलावा जो होलसेलर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, जितने पार्ले जी के साथ कांटेक्ट में है, या जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, वो भी एक तरह से पार्ले जी के कस्टमर्स हैं, जिन्हें CRM में वो मैनेज करेगा। क्योंकि अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इट्स नॉट ओनली द एंड गेम, इज नॉट ओनली कस्टमर्स बट द स्टेक होल्डर्स। आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड भी सुना होगा, स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, सिर्फ एक डोमेन को मैनेज ना करना। तो सबसे पहले अगर हम इसमें हम देखें कि अब CRM की 2 अप्रोचेस क्या है, तो देखो, जब हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ते हैं या कस्टमर रिलेशन या रिलेशनशिप मार्केटिंग पढ़ते हैं, 2 तरीके से पढ़ सकते हो। एक होती है बिहेवियरल साइंस, एक होती है IT डिजिटल साइंस या सॉफ्टवेयर वाली साइंस। बिहेवियरल साइंस क्या है, जो साइकोलॉजी पे चलती है। जैसे आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, कस्टमर के साथ जैसे ब्रांड अटैचमेंट को डेवलप करना, ब्रांड लव को एक तरह से डेवलप करना, कस्टमर्स को किसी ब्रांड के लिए ब्रांड हेट हो जाना, ये सारे बिहेवियर्स है, क्योंकि ये कस्टमर के इमोशंस, जो अभी तुम कह रहे थे ना, जैसे इमोशनल अपील करना। तो जब हम कस्टमर के इमोशंस को, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सॉफ्ट साइंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगी। और ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप किसी को प्यार कराना चाहते हो,
प्यार करवाना उतना ही मुश्किल है। यू सी किसी के साथ लव में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, दिखाते ना 3-3 घंटे की पिक्चरें दिखाते हैं तुम्हें, पूरा इंसाइक्लोपीडिया उसमें, तब जाके तुम्हें समझ आता है कि हाउ यू फॉल इन लव एंड हाउ यू राइज इन लव। कितनी सारी ऐसी मूवीज हैं जो दिखाते हैं। सो गेटिंग इन टू दैट डोमेन इज मोर डिफिकल्ट। उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, बिहेवियरल एनालिस्ट चाहिए, वो डिफिकल्ट है। बट आज के ज़माने में लोगों को ज़्यादा आसान क्या लगता है? डिजिटल पर्सपेक्टिव, कि कोई सॉफ्टवेयर आ जाए और वो सॉफ्टवेयर बता दे कस्टमर को क्या चाहिए। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप किसी चीज़ की बात करो, वो सब इन सॉफ्टवेयर्स पे तो रिलाई कर रहे हैं आपकी प्रेफरेंसेस को जज करने के लिए, आपकी लाइकिंग्स को जज करने के लिए, आपको रिकमेंडेशंस देने के लिए। तो ज़्यादातर लोगों को आसान लगता है डिजिटल सॉफ्टवेयर वाला पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसमें यू आर रिलाइंग ऑन अ सॉफ्टवेयर, यू आर रिलाइंग ऑन अ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने सब लास्ट क्लास में पढ़ा था। यू आर रिलाइंग ऑन दोज कॉन्सेप्ट सो एज टू बेटर अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। तो हम इसी डोमेन से CRM को पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग CRM इन डिजिटल मार्केटिंग। तो हम डिजिटल सॉफ्टवेयर IT साइड से ही CRM को पढ़ेंगे। सो इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं CRM का सॉफ्टवेयर करता क्या है, क्या पर्पस अचीव करता है या क्या एक्टिविटीज़ करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कलेक्ट्स द डेटा। तो बिफोर यू डू एनीथिंग, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्ट करना। एंड एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप वो डेटा मल्टीपल पॉइंट्स पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका कस्टमर आपसे व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू जुड़ा है तो व्हाट्सएप से डेटा कलेक्ट करना। अगर आपका कस्टमर आपके साथ ईमेल के थ्रू जुड़ा है तो ईमेल के मैट्रिक्स को कलेक्ट करना। अगर आपका कस्टमर आपसे किसी तरीके से जुड़ा नहीं है बट आपके इंस्टाग्राम पेजेस को, पोस्ट को देखता है तो वहाँ से फीड्स कलेक्ट करना। सो डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट्स के थ्रू आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स विच आर इंटरेस्टेड इन यू। And next is automating the process of sales, marketing and customer services response. Automatic हो जाए, जैसे आजकल चैटबॉट्स आपने देखा होगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बिफोर यू टुक MBA एडमिशन हेयर, उससे पहले आपने कुछ ना कुछ रिसर्च एनालिसिस तो किया होगा ना। ऐसा तो नहीं ना एक दिन रात को सोए और सुबह आकाशवाणी हुई कि चलो चलो DU में एडमिशन ले लो। तुमने बहुत रिसर्च की होगी, तुमने बहुत इंस्टीट्यूशंस को देखा होगा। एक चीज़ आप नोटिस करो आजकल आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पे जाते हो ना, चैट बॉट आ जाते हैं। आई एम रिया, आई एम योर एडमिशन कोऑर्डिनेटर, हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसे करके आ जाता है। सो ये सारा ऑटोमेटिक कर दिया ना। पहले क्या होता था, डिफरेंट लोगों को बिठाया जाता था ताकि वो डिफरेंट लोगों को, लीड्स को कॉल करे और उन्हें अपने प्रोग्राम के बारे में बताएं। बट अब इतना ऑटोमेटिक कर दिया इस चीज़ को कि चैटबॉट्स है, डिजिटल मतलब एक तरह से यूजर ऑफ द एप्लीकेशंस हैं ताकि वो खुद ही सारी चीज़ें सीमलेसली कर सके। सो ऑटोमेटिक करना सेल्स को भी, ऑटोमेटिक करना मार्केटिंग को भी। जैसे ईमेल, कैसे पता चल जाता है कंपनीज को कि अब देखो 31 दिसंबर आ गया या 25, जनरली 25 दिसंबर के बाद आपको ईमेल मेल्स न्यू ईयर के शुरू होना शुरू हो जाए। जैसे आपकी डिफरेंट जो ब्रांड्स होती हैं, जिन भी ब्रांड्स के साथ आप एसोसिएटेड हो, वो आपको कुछ ना कुछ हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स भेजना शुरू कर देती हैं। सो कंपनी के पास लाखों कस्टमर्स हैं, कैसे वो सारे कस्टमर्स को मंडे को भेजेगी, ट्यूसडे को भेजेगी या वो दिन रात भेजेगी? एक्चुअली उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर सेट करना है ताकि वो ईमेल्स लाखों करोड़ों कस्टमर्स को एक ही टाइम पे चले जाएं। सो ऑटोमेटिक ईमेल सेंड करना, ऑटोमेटिक मार्केटिंग करना, ऑटोमेटिक कस्टमर रिस्पॉन्स। जैसे आजकल तो इवन आप कस्टमर सर्विस के लिए भी फ़ोन करो, एक AR वॉइस आपके लिए वेट कर रही होती है, हेलो आप प्रतीक्षा करें, आप लाइन पे बने हुए हैं, हमारे कस्टमर क्लाइंट एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए नंबर 9 दबाएं। तो उसका नंबर तो सबसे लास्ट में आता है, पहले वो सारा आपको बता देगी कि इफ़ यू नीड बेसिक डिटेल्स प्रेस 1 2 3, जो भी आपका डिटेल्स है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग क्या होता है? अप सेलिंग का मतलब है, जैसे सपोज करो मैंने लक्सर का ये मार्कर खरीदा एंड दिस मार्कर इज़ लाइक 20 रुपीज़। अप सेलिंग क्या होगा? अगर मैं लक्सर का ही कोई पेन मार्कर खरीदूँ जो 20 से ज़्यादा वैल्यू का है, जैसे 50 रुपये का, 100 रुपये का, जैसे पार्कर काइंड ऑफ अ पेन, वो अपसेलिंग है कि मैंने एक बार किसी ब्रांड से कुछ खरीदा और अब मैं उसका हायर वर्जन खरीद रही हूँ, तो वो अपसेलिंग। मारुति 800 से ऑल्टो पे जाना अपसेलिंग, ऑल्टो से डिज़ायर पे जाना अपसेलिंग, डिज़ायर से और भी जैसे ब्रीजा वाले वर्जन पे जाना अगेन एंड अपसेलिंग। सो ये सारे अपसेलिंग हो गए। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? जो बहुत ब्रांड्स करती है, मोबाइल के साथ हेडफोन्स फ्री, या फिर आपके लैपटॉप के साथ प्रिंटर फ्री, वो क्रॉस सेलिंग है कि आप एक चीज़ तो सेल कर ही रहे हो, बेच रहे हो, और साथ में उससे रिलेटेड जो बहुत ही पैरेलल डिवाइस है वो भी आप साथ में सेट करो। जैसे मेरे साथ भी हो सकता है, मार्कर के साथ डस्टर फ्री, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो आइडेंटिफाइंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं किस कस्टमर को अपसेलिंग कर सकता हूँ। अपसेलिंग के लिए आपको पता चल जाएगा जिस कस्टमर की देखो पॉकेट साइज ज़्यादा है तो उसको तो आप अपसेलिंग के लिए बेच सकते हो। जैसे अगर आपको पता है कि हाँ इस पर्टिकुलर कस्टमर ने सपोज करो SUV खरीद ली एक,
तो मुझे पता चल जाएगा कि यार इसके पास कम से कम SUV खरीदने का बजट है, तो जब ये नेक्स्ट टाइम कार चेंज करने के लिए थॉट प्रोसेस या अपनी सर्च शुरू करे, मैं इसको BMW का बेसिक वर्जन, मर्सिडीज़ का बेसिक वर्जन एडवर्टाइज करना शुरू कर दूँ जो शायद उसी SUV की रेंज का है। तो सपोज करो अगर इसने कोई SUV खरीदी थी एंड दैट वाज लाइक 15 to 25 लाख की रेंज की थी, तो अब मैं एटलीस्ट 25 लाख के बेस वर्जन्स जो लग्जरी कार्स के हैं वो इसको एडवर्टाइज कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पास भी एक डिज़ायर होगा कि चलो अब ये गाड़ी तो चला ली, अब थोड़ी उससे हैवी या थोड़ी उससे ऊपर की गाड़ी चलाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट एस्पिरेशनल बाइंग इज़। तो आइडेंटिफाई कर लेना कि अगर आपके पास एक प्राइस है, आपके पास एक प्राइस कैपेसिटी है बियर करने की, तो आपको वो पर्टिकुलर लीड्स जनरेट करवा के, और ये आपके साथ होता है। आप एक लिपस्टिक खरीदोगे, पहले वो लिपस्टिक खरीदोगे टू ऑल द गर्ल्स जो है 100 रुपये की खरीदोगे, बट जैसे जैसे आप फिर वेरिएंट्स देखना शुरू करते हो ना, तो उनको पता चल जाता है ये 100 वाले से सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब इनको हम 300 वाली भी बेच सकते हैं, इसका मतलब इनको हम 500 वाली भी बेच सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स कि आप कहीं ना कहीं उस पर एक्सपोजर आपका आता जाता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, जैसे आप नोटिस किया करो ब्रांड्स आजकल सोलो जाना पसंद नहीं करती, वो किसी के साथ आना भी पसंद करती है। जैसे एक बहुत पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट आया था नेटफ्लिक्स एंड बोट, तो बहुत अच्छी जोड़ी थी, एक तरह से ना राम मिलाए जोड़ी वैसी ही जोड़ी थी, क्योंकि जब नेटफ्लिक्स देखोगे तो स्पीकर वगैरह कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो बोट इज़ अ परफेक्ट कोलैबोरेटिव पार्टनर्स। तो ऐसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि आपके लिए आपका बेस्ट कोलैबोरेटिव पार्टनर कौन हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स इज अ क्लासिक केस स्टडी एग्जांपल ऑफ यूजिंग कोलैबोरेटिव मार्केटिंग फॉर सेंचुरीज। कैसे? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का इंडिया में भी जब मैकडॉनल्ड्स स्टार्टिंग में आया था, हैप्पी मील सुना होगा तुमने शायद खाया भी होगा बचपन में। सो हैप्पी मील से वो आया था। तो हैप्पी मील क्या था, मैकडॉनल्ड्स टाई अप करता था डिज्नी के साथ, पिक्सर के साथ, जो उनके कैरेक्टर्स आते थे उनके साथ वो कोलैबोरेशन करता था। तो मैकडॉनल्ड्स भी खुश क्योंकि उसका बर्गर बिक रहा है, और वो कोलैबोरेटिव कैरेक्टर भी खुश जो डिज्नी के जैसे मे बी नीमो है या जो भी पिक्सर वगैरह के जो कैरेक्टर्स थे वो भी खुश, क्योंकि उनकी एक तरह से पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ रही है। सिमिलरली मैकडॉनल्ड्स का बर्गर एंड कोक कोलैबोरेशन ही तो है। तो अगर आपको मैकडॉनल्ड्स के साथ हमेशा कोक ही मिलती है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि उनका एक कोलैबोरेशन है। पेप्सी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोलैबोरेशन उनका कोक के साथ है। तो मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में शायद आपको पेप्सी नहीं मिलेगी, या पेप्सी के जो डिफरेंट सब्सिडरी ब्रांड्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। सो कोलैबोरेशन आइडेंटिफाई करना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं। तो टाइप्स में अगर हम पढ़ें, जो बाद में आए हैं वो चुप रहेंगे क्योंकि फिर तभी हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर जा पाएंगे ना। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, आप दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा CRM सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन चाहिए तो उसमें भी आपके पास दो कैटेगरीज है, एक होगा ऑन प्रेमाइज और एक होगा क्लाउड। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑन प्रेमाइज का मतलब क्या है। कंपनीज दैट हैंडल ऑन प्रेमाइज का मतलब क्या होता है, जो आपकी जगह पे है। जैसे मेरा बिजनेस सपोज करो, मेरा ऑफिस हेड ऑफिस है गुड़गांव में, तो जो मेरा सॉफ्टवेयर होगा वो गुड़गांव वाले हेडक्वार्टर ऑफिस में ही उसका एप्लीकेशन, उसका यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा, किसी क्लाउड फैसिलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लाउड तो समझते हो ना, जो थर्ड पार्टी एक तरह से ऊपर, मतलब एक तरह से इनफाइनाइट स्टोरेज है, और उसका मेरी कंपनी में होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो मैंने कहीं ले रखा है, तो मे बी थर्ड पार्टी बैकएंड पे भी कोई ना कोई मेरा डेटा मैनेजमेंट कर रहा है। जबकि ऑन प्रेमाइज का मतलब क्या है, आपके खुद के हेड ऑफिस में उसका एक्सेस होगा, उसका एक छोटा सा ऑफिस होगा, उस पर खुद मैनेजमेंट वही होगी। तो कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ऑन प्रेमाइज सॉफ्टवेयर के लिए जाएंगी, स्पेशली वो कंपनीज जो बहुत सेंसिटिव डेटा में हैंडल करती है, जैसे बैंक्स के खुद के ऑन प्रेमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो CRM के होते हैं, क्योंकि कोई बैंक नहीं चाहेगा उसके कस्टमर का सेंसिटिव डेटा किसी दूसरे बैंक के पास या किसी और थर्ड पार्टी के पास चला जाए। किसी कस्टमर का पैन कार्ड, किसी कस्टमर की इनकम लेवल, क्योंकि यही तो सारा डेटा है जिससे बैंक मोनेटाइज कर रहा है। अगर किसी बैंक को पता है कि इसका लाखों का करोड़ों का टर्नओवर है, तो वो उसको सेविंग्स अकाउंट नहीं देगा, वो उसको करंट अकाउंट देगा। और वो करंट अकाउंट में भी होता है ना बेसिक वर्जन, प्रीमियम वर्जन, सुपर प्रीमियम, अल्ट्रा लग्जरी वर्जन, तो वो चीज़ें देगा। वो क्रेडिट कार्ड उन्हें देगा, बट कौन सी लिमिट का क्रेडिट कार्ड देगा? कोई 50,000 या 1 लाख की लिमिट का नहीं देगा। वो लिमिट ही बढ़ जाएगी 5 लाख, 10 लाख। लोग रोज़ की ट्रांजैक्शंस की लिमिट बढ़ जाएगी कि आप रोज़ का कैश विड्रॉ एंड कैश डिपॉजिट 2.5 लाख का कर सकते हो, 5 लाख का कर सकते हो, एज पर द बिजनेस दैट यू आर डीलिंग विद। तो ये एक बैंक के लिए सेंसिटिव डेटा है। वो नहीं चाहेगा कि बंधन बैंक नहीं चाहेगा ये सारा डेटा RBL के पास चला जाए, या स्टेट बैंक नहीं चाहेगा ये सारा डेटा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चला जाए, बिकॉज ये सेंसिटिव डेटा है जिस पर बैंक सारा मोनेटाइजेशन कर रहा है। सिमिलरली मेडिकल फैसिलिटीज़ के बिजनेस में जो होते हैं,
मेडिकल्स और लॉयर्स में आपने सुना होगा ना, एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी की, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की, बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपका कोई डॉक्टर और आपकी मेडिकल कंडीशन को जानता है तो आप नहीं चाहोगे ये डॉक्टर जाके कल पब्लिक डोमेन में बता दे। जैसे जस्ट इमेजिन, इतने हमारे बिजनेस टाइकून्स होते हैं, हर बिजनेस टाइकून को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है हेल्थ की रिलेटेड, होती ही है। जस्ट इमेजिन सपोज XYZ बिजनेसमैन है, उसको कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, कल को ये न्यूज़पेपर में आ जाए, व्हाट विल हैपन टू द शेयर प्राइस ऑफ दैट XYZ कंपनी? डाउनफॉल हो जाएगा ना। तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जब कंपनी चाहेगी वो कंपनी तभी उसे रिलीज करेगी, और कब रिलीज करेगी? जनरली जब इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने अपना सक्सेसर चुन लिया होगा। तो जैसे अभी ये CEO है, अगर ये नया CEO चुन लेते हैं उसके बाद ही न्यूज़ में आ जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजिशन हो चुका है, और ट्रांजिशन से पहले ही आ जाए शेयर प्राइजेस पे बहुत असर पड़ेगा। और आपने हिंदी पिक्चरें भी देखी होंगी, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक करके दे ट्राई टू शो दैट पोजीशन ना, कि देखो कितना कंपनी को नुकसान होता है, इवन इन OTT सीरीज एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ वाई दिस इज सीक्रेट डेटा। तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ कंपनीज डील करती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की हो, चाहे वो बैंकिंग फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल सर्विसेज की हो, उनको जनरली ऑन प्रेमाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा, आपका गूगल चल रहा होता है, आप किसी बैंक के कैश काउंटर पे खड़े होते हो, डिपॉजिट कराना है या कुछ विड्रॉ करना, और सामने से वो कैशियर क्या बोलता है, सर सॉरी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। आपका तो इंटरनेट चल रहा है, सामने वाले का व्हाट्सएप भी चल रहा है, बट ये सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चल रहा है? ये सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो उनका ऑन प्रेमाइज सॉफ्टवेयर है, तो वो उनके बैक एंड पे, उनके हेड ऑफिस पे कुछ प्रॉब्लम है, और इसी वजह से वो आपका सारा डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो काम आपके लिए रुक जाता है, उस बैंक के लिए रुक जाता है, बट ये नहीं कि सारी दुनिया का काम रुक जाएगा। SBI के इसलिए फेल होते हैं क्योंकि SBI के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स है, तो वो फेल होने का रीज़न ही है कि बिकॉज उनके पास एक बहुत लार्ज पूल ऑफ क्लाइंट्स है, तो उसमें एरर्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं। सो कह सकते हो कि हाँ, अगर SBI के फेल हो रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो नंबर 1 आप कह सकते हैं बैंकिंग पार्टनर है। नहीं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो एक सेफ्टी, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाली बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिफोर डीमोनेटाइजेशन समझते हो ना, डीमोनेटाइजेशन से पहले तो लोगों को इतना खतरा होता भी नहीं था, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद ज़्यादा लोगों को खतरा लगने लग गया कि अगर सारा ही पैसा 500 और 1000 रुपये के सारे नोट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, जिसमें 1000 के नोट्स थे, अब तो वो एक्सटेंड हो चुके हैं ना, बट जब वो 1000 और 500 के नोट्स थे तो सबको यही डर था, अगर सारा कैश बैंक में रख दिया और कल को बैंक डूब गया तो था। तब एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस घर घर में पॉपुलर हो गया था कि देयर इज़ अ बैंक एंड RBI गिव्स दैट गारंटी कि अगर वो कोई गवर्नमेंट बैंक है या अगर वो स्केड्यूल्ड बैंक्स की लिस्ट में है, तो गवर्नमेंट इज एक्चुअली गिविंग दैट प्रॉमिस टू यू कि एटलीस्ट उस टाइम पे आई थिंक 2.5 लाख वॉज द लिमिट। हर एक इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख वॉज द लिमिट कि आप जितना मर्जी डिपॉजिट कराओ, स्पेशली अगर एक मिडिल क्लास है तो 2.5 लाख इज़ अ गुड अमाउंट, कि अगर आप 2.5 लाख रुपए बैंक में रखते हो तो एटलीस्ट बैंक इतनी गारंटी लेता है कि आपको वो 2.5 लाख वापस करेगा, भले ही बैंक को चाहे कुछ भी ना हो जाए, प्रोवाइडेड वो उस लिस्ट में होना चाहिए स्केड्यूल्ड बैंक्स की। तो जनरली कुछ कॉर्पोरेटिव बैंक्स है ना, जैसे जो महाराष्ट्र वगैरह के थे जो उस टाइम पे फेल हुए थे, तब उन्हीं की क्रेडिबिलिटी पे इसलिए क्वेश्चन आया था क्योंकि वो उस लिस्ट में नहीं थे। तो प्रोवाइडेड अगर आप उस अच्छे गुड लिस्ट ऑफ बैंक्स में हो, तभी बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट्स को तब सुधारा था, वो NPA वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया ताकि वो अच्छे कैटेगरी ऑफ बैंक्स में आ जाए, उनकी बैलेंस शीट सुधर जाए और उनका इमेज मेकओवर एक तरह से हो जाए। तो RBI अब बहुत स्ट्रिक्ट होगा, और अभी एक रीसेंट कल परसों आई थिंक हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट भी आई थी RBI की बैंक स्टेबिलिटी की, तो उसमें RBI ने कहा था कि नाउ बैंक्स आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि एटलीस्ट दे कैन हैंडल मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स। तो जैसे 2008 का क्राइसिस अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो, अभी फाइनेंस से भी एक बच्ची आई है उससे पूछना, तो 2008 में क्या हुआ था बैंकिंग क्राइसिस के अंदर जो USA की वजह से था, और USA में इतना क्राइसिस आया तो उसकी वजह से इंडियन या बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस या मार्केट्स पे क्या असर पड़ा था। सो दैट ऑल वाज रिलेटेड टू TITF, टू बिग टू फेल, टू इंटरकनेक्टेड टू फेल। तो वो सारे कॉन्सेप्ट तभी आए थे, टीना देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। बेनिफिट तो बाद में हुआ था, पर जब स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ था तो वो तो एक पता है तब एक बहुत हेडलाइन भी चली थी दैट व्हेनेवर USA sneezes एवरीबडी इन द वर्ल्ड विल कैच अ कोल्ड। व्हाट वाज दैट कि अगर वो छींक मारेगा या उसको सर्दी जुकाम होगा तो सबको ही सर्दी जुकाम होगा। सो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो बैंक्स गिरे थे जैसे लेमन ब्रदर्स, वो बहुत बड़े बैंक्स थे, तो टू बिग टू फेल। इवन जो अभी रिपोर्ट की बात करी थी SBI की, उसमें भी RBI ने कहा है कि SBI, HDFC, ICICI बैंक ये बहुत TBTF है, टू बिग टू फेल, टू इंटरकनेक्टेड टू फेल, कि अगर इसमें से किसी एक में भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा खुदा ना खास्ता तो असर पूरी मैक्रो इकोनॉमी पे पड़ेगा।
But the reason being that कि every other individual of the country is associated with these banks in one way or the other. जैसे अभी SBI की बात करी, I can guarantee everybody in this room will be having one family account. एक किसी ना किसी एक परिवार के मेंबर का अकाउंट SBI में ज़रूर होगा. एग्री और डिसएग्री. तुम मेरी स्टेटमेंट को डिसएग्री नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी दे रही हूँ. आई कैन गिव इट ऑन राइटिंग ऑल्सो. नहीं है, पहले था बट नहीं है. बट दे हैव बीन एसोसिएटेड ना. कोई रीजन होगा स्विच करने का. देयर कुड बी एनी रीजन. सर्वर डाउन, हाँ. तो एनी रीजन कुड बी देयर, बट सम और द अदर यू हैड बीन एसोसिएटेड. और स्पेशली अगर आपके दादा दादी है ना, तो उनका तो 100% होता है. लाइक माई खुद के ग्रैंड पेरेंट्स SBI, PNB, ये तो जैसे कहते हैं ना. एग्जैक्टली. क्योंकि उनको तो वही ना, उनके लिए रीचिंग आउट टू ICICI एंड HDFC इज स्टिल अ लग्जरी फॉर देम. हमारे लिए अर्बन में इतना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो SBI की भी ब्रांच उधर ही है, ICICI की भी उधर ही है. बट टू दोज ऑफ यू जो रूरल इंडिया में है, ये जनधन अकाउंट अगर आप उसका कॉन्सेप्शन समझो तो मैक्सिमम क्लाइंट्स उन्हीं के. तो दैट इज वाई वो सर्वर डाउन होता है. हाँ बोलो. बड़े लोग ना सजेस्ट भी करते हैं कि 3 जगह अकाउंट तो मतलब ऐसा किसी पर्सन के बिजनेस एंटिटी टाइप से हाँ, होना चाहिए. एक ICICI में क्योंकि नेटवर्किंग बहुत अच्छी है. नेटवर्क, हाँ. ICICI का अलग, हाँ, फायदा जिले के अंदर एक ICICI का बैंक जरूर मिल जाए. मिलेगा तो सही. क्योंकि देखो रूरल इंडिया बदल गया है. सो वेकअप वी आर इन नाउ 75 ईयर. हाँ, तो वो रूरल वो वाला बुलेट कार्ट वाला गांव नहीं है. हमारे गांव बदल रहे हैं, टाइम्स आर चेंजिंग. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू से एवरी पर्सन इन रूरल इंडिया इज नॉट एक्सेसिबल टू ICICI और HDFC. बट हाँ, मिल जाएगी, उनकी प्रेजेंस मिलेगी. वो बिल्कुल कट ऑफ नहीं है. ये इंडिया है और इंडिया बदल रहा है. हाँ बोलो, और बोलो, कुछ कह रहे थे. पोस्ट ऑफिस, एग्जैक्टली. इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, बैंक भी नहीं करता. तो वो पोस्ट ऑफिस का जो ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन आया है, ये पहले भी होता था. बट उसको एक तरह से रीवैम्प करना या उनको जगाना इज़ वन थिंग. और बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर हम इसको और ज़्यादा मतलब लिवरेज कर सकें, मतलब अर्बन क्लाइंट्स भी जुड़ जाए, तो उससे वो जो पोस्ट ऑफिस की जो छवि है ना, वो छवि भी हमारे माइंड में थोड़ी ज़्यादा सुधर जाए. अर्बन भी हैं, बट अर्बन में भी कौन होंगे, ज़्यादा होंगे वो जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, क्योंकि उनको फिर इंसेंटिव मिल जाता है ना. तो प्राइवेट को जोड़ना इज स्टिल अभी थोड़ा सा चैलेंज. हाँ, और वही इनका, इसीलिए वही मैं कह रही हूँ ना, बिकॉज अ गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एसोसिएटेड विद देम. प्राइवेट वालों का अभी इतना इंक्लिनेशन नहीं है, बट वो हो सकता. यहाँ पे मुझे सारे बच्चे बहुत पैसे वाले लग रहे हैं. सो अब आ जाओ, नो लेट्स कम बैक. ठीक है. सो ऑन प्रेमाइज, आफ्टर ऑन प्रेमाइज CRM सॉफ्टवेयर, लेट्स डू द क्लाउड. क्लाउड इससे बिल्कुल अपोजिट है. तो क्लाउड में क्या होगा, यू विल टेक अ सर्विस, योर डेटा विल गो टू क्लाउड स्टोरेज, वहीं पे हैंडल होगा, वहीं पे उसका प्रोसेसिंग होगा. आपके हेड ऑफिस से क्लाउड का कुछ लेना देना नहीं है. जैसे आप जो फोटो स्टोरेज करते हो, अगर अपने मोबाइल में करते हो तो इंस्टेंटली आप किसी को भी दिखा सकते हो. क्लाउड की फ़ोटो दिखाने के लिए लिमिटेशन क्या होता है कि अगर नेटवर्क नहीं है या पुअर नेटवर्क है, तो आपका एक यही आता है ना निकल के, यार मोबाइल नहीं चल रहा, इंटरनेट मोबाइल डेटा नहीं चल रहा, फ़ोटो नहीं दिखा पा रहा, कोई नहीं, मैं तेरे को बाद में ना दिखाता हूँ. ओह सॉरी. सो नेक्स्ट इज क्लाउड बेस्ड CRM है. बेसिकली यू कैन से कि इट इज़ अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड जनरली ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है. फ्लेक्सिबल क्यों ज़्यादा होता है? फ्लेक्सिबल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आप चाहो इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस से जुड़े रहना तो यू कैन कंटिन्यू इट. बट अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, जैसे अभी मैं तुम्हें भी ऑप्शन दे रही थी कि दैट यू स्टार्ट समथिंग, और अगर आपको लगता है इसका यूज़ नहीं है, 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, तो यू कैन ऑल्सो स्विच. मतलब स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बहुत आसानी से हो सकता है. जबकि ऑन प्रेमाइज में ये इतना आसान नहीं है. क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जब आप ऑन प्रेमाइज मतलब अपने कंपनी के अंदर हेड ऑफिस में ये पूरा ताम झाम लगवाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप शुरू करोगे, तो इसको एकदम बंद करना विल बी वेरी कॉस्टली. मतलब एक बार तो आपने वो सारा हेड ऑफिस बनाने के लिए, सारे सर्वर्स वगैरह लगवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट करी. अब खुद सोचो अगर कोई 2 लाख का ये सारा सेटअप लगा के वो सॉफ्टवेयर को खरीद रहा है, इंस्टॉल करवा रहा है, अपने ऑफिस वाले लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसके लिए कोई इतना आसान तो नहीं है ना कि वो आज जनवरी में ट्रेनिंग करे और फरवरी में वो इसको स्विच ऑन कर देगा. तो जनरली ऑन प्रेमाइज में बिकॉज यू डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप जनरली उस वन टाइम इन्वेस्टमेंट को एकदम से बंद नहीं करते हो, रादर आप उसमें कंटिन्यू करते रहते हो. उसको और ज़्यादा आप ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करते हो. जबकि इस क्लाउड में क्या है, यू हैव एन ऑप्शन, यू वांट टू डू दैट विद द थर्ड पार्टी सर्विस जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यू कैन कीप ऑन डूइंग दैट. और जिस दिन आपको लगता है नहीं मुझे नहीं करना, यू कैन स्विच ऑफ दैट डील. तो ऑन करना, ऑफ करना, फ्लेक्सिबल ऑप्शन इसमें ज़्यादा आसान होता है.
अच्छा, नेक्स्ट इज कमिंग टू द फंक्शंस के बेसिस पे जो CRMs होते हैं। तो फंक्शंस के बेसिस पे हमारे क्या सॉफ्टवेयर हो सकता है? पहला क्या, ऑपरेशनल। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेशंस वाला काम करेगा। तो नॉर्मल ऑपरेशंस क्या होता है? मार्केटिंग बिजनेस के या कोई भी ब्रांड के बिजनेस के, लाइक सेल्स का ऑर्डर कब आएगा, लाइक जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो EOQ एक पर्टिकुलर बिजनेस क्लाइंट की EOQ क्या है, तो उस बेसिस पे आपने उसको ऑफर्स दिए। जैसे अगर आपको पता है कि वो 25,000 के लॉट साइज में सामान खरीदता है, तो आप जो उसको ऑर्डर्स दोगे वो 25,000 या 30,000 या उसके आसपास की वैल्यूज होंगी। अब अगर आप उसको 2 लाख का ऑर्डर दे रहे हो तो उसके लिए कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि शायद वो इस ऑर्डर को कभी देखेगा ही नहीं। तो ऐसा क्लाइंट लीड जनरेट करना, कंटेंट जनरेट करना जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ऑपरेशनल पर्पसेस में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, लाइक एक्टिविटीज़ लाइक लीड जनरेशन, लीड स्कोरिंग, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, जो बहुत बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है जिसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा, सिर्फ जैसे कंटेंट को स्टिपुलेट कराना, कंटेंट को एडवर्टाइज करवाना, नॉर्मल आइडेंटिफाई क्लाइंट्स को मैनेज करना, उनके डेली बुक्स बनाना। तो बहुत ही जो बेसिक काम है जो एक नॉर्मल कोई भी इंडिविजुअल रूटीन स्टाफ भी कर सकता है, तो वो ये करेगा हमारा ऑपरेशनल CRM सॉफ्टवेयर। दूसरा है एनालिटिकल, बिल्कुल अपोजिट ऑफ द ऑपरेशनल। एनालिटिकल क्या होता है? एक ऑपरेशनल एक्टिविटी देने का मतलब क्या, जैसे अभी मैं तुम लोगों को एक सम दूँ लाइक 500 + 460 + 300 ये करना, दिस इज ऑपरेशनल पर्पस, क्योंकि ये तो सिंपल कैलकुलेटर भी कर सकता है ना। बट एनालिटिकल हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें इसमें एक और एस्टिमेशन दूँ, अगर सपोज करो 500 है तो इमेजिन करो ये बजट किसका हो सकता है। सपोज करो 460 है तो इमेजिन करो ये पर्टिकुलर ऑर्डर किसका हो सकता है। मतलब जब मैं हर वैल्यू के पीछे तुम्हारा एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मांग रही हूँ कि बिहाइंड दिस ऑर्डर व्हाट कुड बी द लॉजिक, व्हाट कुड बी द रीजन, व्हाट कुड बी द वैल्यू एडिशन बिहाइंड इट, वो होता है हमारा एनालिटिकल। तो जब आप नॉर्मल आंसर्स लिखते हो, जैसे सपोज करो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर पे आपसे पूछा गया प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये ऑपरेशनल है क्योंकि सब रट्टा लगा कर आए हैं प्लानिंग के प्रोसेस का। बट अगर आपसे उसके पीछे ये पूछा है व्हाट इज़ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बिहाइंड द स्टेप ऑफ दिस, मतलब प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टेप है, वो एक तरह से एनालिटिकल है, क्योंकि उसमें आपका एक रीजनिंग चाहिए, आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन चाहिए। सो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एनालिटिकल सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वो जनरली बाल की खाल निकालते हैं, पीछे का बैकग्राउंड रीजन पता करते हैं। तो जब आप किसी बिहेवियर को एनालाइज करना चाहते हो, जैसे आप देख रहे हो कि कस्टमर्स ने क्या किया, दिसंबर के महीने में रेड कलर के कपड़े बहुत खरीदे, तो इसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया है कि मे बी दे आर बाइंग द क्लोथ्स फॉर द क्रिसमस पार्टी, क्योंकि क्रिसमस में जनरली द थीम इज जनरली रेड इन मेनी ऑफ द पार्टीज। तो यू सी कपड़े तो रेड खरीद रहे हैं, ये ऑपरेशनल डेटा है कि वो आपको बता देगा कौन से कपड़ों की सेलिंग सबसे ज़्यादा हुई, बट उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का सेंटिमेंट एनालिसिस विल बी द पार्ट ऑफ द एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वील कम टू, तो एनालिटिकल में और क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, पहले लेट्स मी कंप्लीट। एक तो हो गया ये पीछे के रीजंस आइडेंटिफाई करना, फोरकास्टिंग करना, जैसे हम फोरकास्ट बनाते हैं ना, जैसे वेदर फोरकास्टर्स भी एक तरह से एनालिटिकल काम ही करते हैं, वो बताते नहीं एल नीनो होगा, क्रॉप अच्छी होगी नहीं होगी, तो उस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट भी रेडी हो जाती है कि ठीक है इस पर्टिकुलर क्रॉप पे हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है। तो फोरकास्टिंग करना विल ऑल्सो बी अ टास्क ऑफ एनालिटिकल। इसके अलावा एट्रीब्यूशन करना रीजनिंग की, कि कंज्यूमर्स के एट्रीब्यूशंस क्या है, कंज्यूमर के डिफरेंट क्वालिटीज़ क्या है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग में जो हमें डेटा चाहिए होता है, वो भी एनालिटिकल सॉफ्टवेयर का ही काम होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कोलैबोरेटिव, नाम से ही पता चल रहा है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। जैसे जोमेटो है, सोलो काम नहीं कर सकता, क्योंकि जोमेटो का सारा बिजनेस मॉडल ही कोलैबोरेशन पे, किसके साथ कोलैबोरेशन करनी है, टाइप्स फूड जॉइंट्स एंड रेस्टोरेंट्स के साथ। तो जोमेटो को ये आइडेंटिफाई करना कौन सा फूड जॉइंट ज़्यादा पॉपुलर है और उसको मिस नहीं करना, क्योंकि अगर वो इसको मिस कर देगा तो स्विगी उसके साथ पहले अच्छी एक डील साइन कर लेगा। सो कोलैबोरेशन के लिए डेटा आइडेंटिफाई करना दैट हु इज़ अ बेटर पार्टनर फॉर यू, हु इज़ अ बेटर टारगेट फॉर यू, एंड ट्राइंग टू फॉर्म डील्स विद देम एंड रिलेशनशिप विद देम फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर हो गए। अब अगर हम कुछ कीवर्ड्स या ग्लॉसरी टर्म्स की बात करें जो CRM सॉफ्टवेयर, CRM प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें सबसे पहले कीवर्ड आती है 360 डिग्री ऑफ कस्टमर रिव्यू। 360 डिग्री एंगल पता है ना, कंप्लीट एंगल जो होता है। सो जब आप अपने कस्टमर को पढ़ो तो उसको 360 डिग्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, कंप्लीट एनालिसिस करो। मतलब यहाँ पे आप कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस भी याद कर सकते हो, विच इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द
पेपर ऑल्सो। कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस कहता है कि नीड आइडेंटिफिकेशन कब होगी, फिर कंसिडरेशन में क्या आ जाएगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा, परचेज डिसीजन कैसे होता है, और फाइनली पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है कि लेने के बाद भी कस्टमर खुश है या दुखी है। सो 360 डिग्री मतलब है आप कस्टमर की प्रोडक्ट खरीदने से पहले की नीड को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो, नीड के बाद आप उसके कंसिडरेशन का सेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे मार्कर खरीदना है तो मैं दुकान पर जाके क्या बोलती हूँ, जैसे अभी मैंने ना जस्ट अभी का एग्जाम्पल है, 1 घंटे पहले मेट्रो में सुना 2 स्टूडेंट्स बात कर रहे थे एंड आई थिंक उनका पेपर था, तो उन्होंने क्या बोला, मैं तो यार बटरफ्लो ही यूज़ करता हूँ। यू सी, मतलब पेन की बात हो रही थी और पेन में इतनी मतलब लॉयल्टी थी कि उसने कोई और पेन का भी नाम नहीं दिया, उसने सिर्फ बटरफ्लो बोला। तो यू सी कंसिडरेशन सेट, अगर ये कस्टमर कोई पर्टिकुलरली पेन लेने जाएगा तो वो दुकानदार को सीधा ही क्या बोलेगा, बटरफ्लो दो। सपोज करो दुकानदार के पास बटरफ्लो नहीं है तो वो सेकंड ऑप्शन में हो सकता है, शायद मे बी सेलो बोल दे या एड जेल का कोई पेन बोल दे। सो आप समझते हो कंसिडरेशन सेट का मतलब है जब कस्टमर दुकान पे जा रहा है तो वो क्या ब्रांड्स के साथ जा रहा है। जैसे अगर मैं लैपटॉप लेने जा रही हूँ, मेरी चॉइस हो सकती है एप्पल हो या मेरी चॉइस हो सकती है डेल हो, बट अगर मुझे वहाँ डेल का एप्पल का अच्छा मॉडल नहीं मिल रहा तो सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो हम जनरली सोच के जाते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो फिर क्या। जैसे आप मम्मी से पूछते हो ना, मम्मी अगर ये वाला ब्रांड ऑफ XYZ दाल चीनी चावल नहीं मिला तो क्या लाए, तो मम्मी भी आपको बता देंगे अगर ये नहीं मिलेगा ना तो ये ले आइयो, विम नहीं मिलेगा तो रिन ले आइयो, लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये वाली सिचुएशन में भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हम 360 डिग्री व्यू की बात कर रहे हैं कि हम कस्टमर की नीड की भी बात करेंगे, नीड के पीछे रीज़न क्या उसकी भी बात करेंगे, कंसिडरेशन क्या है, वो खरीदता कैसे है, वो कैश बाय करता है, नॉन कैश ऑनलाइन बाय करता है, वो सारी चीज़ें हम 360 डिग्री व्यू में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ डील। अब डील का बेसिकली मतलब क्या है, CRM के अंदर डील का बेसिकली मीनिंग है कि जो ये पूरा प्रोसेस यूज़ हो रहा है इसमें आपका कस्टमर और आपके बीच का वो अलायंस कैसे होगा। लाइक आपने नॉर्मल पढ़ा होगा ना, वो हमने फनल पढ़ा था, मार्केटिंग फनल। तो मार्केटिंग फनल में क्या था, एक तो अवेयरनेस होगी, इंटरेस्ट हो गया, तो वो जो फाइनल स्टेज होती है डील की स्टेज है एक्शन वाली स्टेज, यहाँ पे कस्टमर विल एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट, विल एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट, विल एक्चुअली ऐड द प्रोडक्ट इन द कार्ट एज वेल एज पे फॉर इट। तो वो डील बेसिकली उसके लिए एक कीवर्ड है। इसके अलावा CRM के सॉफ्टवेयर के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ द इंटीग्रेशन। एक सॉफ्टवेयर है, देखो सॉफ्टवेयर भी सोलो डिजिट मतलब सिंगल काम नहीं करेगा, वो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में काम करेगा। दैट इज वो डेटा लेगा फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट ऑल्सो, वो डेटा लेगा फ्रॉम द फाइनेंस ऑल्सो। तो अब आप कहोगे मार्केटिंग के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से डेटा लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको पता चलेगा कि आपको कितना बजट अप्रूव हुआ है फॉर एडवर्टाइजिंग। आप तो सोच लो ठीक है, आपने जैसे बीका जी वाला है, बीका जी का ब्रांड एम्बेसडर बीका, यार ऐसे मत करो, अमिताभ बच्चन इतना पॉपुलर, अमित जी लव्स बीका जी, मतलब टैगलाइन ही देखो उसकी है। सो बीका जी जैसे ब्रांड अगर अमिताभ बच्चन को ले रही है, सो दैट मीन्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एडवर्टिजमेंट स्पेंड, क्योंकि अमिताभ बच्चन वोंट बी डूइंग इट फॉर फ्री। बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो KBC के एक एपिसोड के लिए 1 CR ले रहे हैं तो बीका जी के ऐड के लिए कितना ले रहे होंगे सोचो। एंड दैट टू बीका जी के अभी कल परसों मैंने उसकी मतलब मेन CEO की बात भी सुनी थी, ही वाज कमिंग ऑन सम बिजनेस चैनल। तो उन्होंने क्या बोला दैट अमिताभ बच्चन के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 years के लिए आगे एक्सटेंड भी हो गया है। सो यू सी, मतलब अभी तो अमित जी बीका जी दिख ही रहे, 2 साल और दिखेंगे। सो 2 साल के एक्सटेंशन के लिए भी अच्छे पैसे मिले होंगे, तभी तो ही इज़ डूइंग दैट। सो पैसा आ रहा है, दैट इज़ वाई AB इज़ डूइंग दैट। अगर पैसा नहीं आ रहा तो AB भी स्विच कर जाते। Now what I'm trying to say that ये डेटा बहुत इंटीग्रेटेड डेटा की वजह से हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया होगा, बीका जी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बीका जी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताया होगा कि चलो अगर तुम्हें कोई ब्रांड एम्बेसडर लेना है तो हमारे पास इतना बजट है। और कितने बजट की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे हम CRs में बजट की बात कर रहे हैं, करोड़ों में बजट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे ब्रांड एम्बेसडर को लेने के लिए यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ बफर। अदरवाइज तो कोई XYZ ही आता ना जिसको हम जानते नहीं होते और वो आपका हज़ारों में भी काम कर देता। So you have to have permissions from finance department, you have to be in touch with the purchase department, you have to be in touch with the production department so that everything is integrated। and जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है you can see that, ये मतलब बहुत लोकल लेवल पे बता रही हूँ, गांधीनगर में जाके ना सर्दियों की तुम्हें फील मिल जाएगी। नवंबर के महीने में ही या अक्टूबर के एंड में यू कैन स्टार्ट गोइंग टू द गांधीनगर मार्केट। फिजिकली जाके देखो, कुछ मत करना, वहाँ नोटिस करना कि वहाँ ये सर्दियों के शॉल, स्टोल्स, हाफ स्वेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। क्यों आने शुरू हो जाते हैं? बिकॉज दोज पीपल हैव असेसमेंट, हैव एन अंडरस्टैंडिंग, हैव एन इंटीग्रेशन नेटवर्क सिस्टम कि उनको पता चल जाता है कि इतनी ठंड की डिमांड आने वाली है। एंड बिकॉज दोज पीपल आर लाइक हैवी ट्रेडर्स,
तो उनका माल सिर्फ दिल्ली में तो बिकता ही नहीं, उनका माल तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी जगह जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि इतनी डिमांड आएगी फ्रॉम पंजाब, इतनी डिमांड आएगी फ्रॉम मे बी JNK, तो वो स्टार्टिंग से ही ना स्टॉक पाइल अप करना शुरू कर देते हैं। मैंने खुद गांधीनगर के एक ट्रेडर की बात सुनी थी जिन्होंने दिवाली में कहा था कि मैंने तो सर्दियों का सारा माल बेच दिया, मतलब सारी सेल कैश कर ली दिवाली पे। और दिवाली कब थी? आई एम टॉकिंग अबाउट दिवाली विच वॉज इन नवंबर, और अब आप दिसंबर में, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे तो मान ली तो ठंड अब है ना, एंड यू सी उन्होंने तभी ही अनाउंस कर दिया था कि मेरी सर्दियों की सारी सेल होगी, माल बिक गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले भी बहुत इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ काम करते हैं कि वो पहले से ही डिमांड की एस्टिमेशन, स्टॉक पाइलिंग एंड ऑल दैट कर लेते हैं कि जब मेन काम आए तो वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सॉफ्टवेयर भी बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं कि वो डेटा यहाँ से भी उठाते हैं, वहाँ से भी उठाते हैं, ताकि एक बहुत ही 360 डिग्री व्यू वो दे सके। अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, स्पेशली AI और मशीन लर्निंग में तो किसी काम का नहीं, अगर आपके लिए सॉफ्टवेयर वो काम कर ही नहीं रहा। ChatGPT कल को तुम्हारे सवालों के जवाब देना बंद कर जाए ना, तुम ChatGPT को छोड़ के शायद कोई और बैड GPT पे आ जाओगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट द थिंग इज कि अगर अभी तक वो तुम्हारे असाइनमेंट्स बना पा रहा है, तुम्हारे आंसर्स कर पा रहा है, तो वो तुम्हारा डार्लिंग है। जिस दिन वो तुम्हारे आंसर्स देना बंद कर जाएगा, कोई और XYZ कंपिटिटर तुम्हारा डार्लिंग बन जाएगा। सो जब तक वो है तब तक वो स्टार है। जिस दिन हमारे बैट्समैन चलते हैं उस दिन तो वो हमारे लिए भगवान होते हैं, जिस दिन नहीं चलते तो उस दिन हम उनको छोड़ते भी नहीं, ट्रॉल करना एंड ऑल दैट। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइपलाइन। पाइपलाइन का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या है? पाइपलाइन का मतलब है जैसे कस्टमर की जो परचेज जर्नी है, तो जर्नी की पाइपलाइन पे आप पूरा ट्रैक करो कि कस्टमर अपनी परचेज जर्नी में कौन सी स्टेज पे है। इंटरेस्ट वाली स्टेज पे है तो उसको कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, डिज़ायर वाली स्टेज पे है तो उसको कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, ताकि कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन किसी भी लेवल पे टूट नहीं रहे। तो जो ब्रांड सक्सेस नहीं कर पाई उनका कहीं ना कहीं वो इंटरेक्शन कस्टमर के साथ टूटा होगा। जैसे आई कैन गिव एन एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी। तो अगर ब्लैकबेरी आज एक सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है, जो एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल स्टोरी थी, पता है एक ज़माने में एवरी पर्सन हु वाज इन बिजनेस वाज यूजिंग ब्लैकबेरी। तो जो लोग कॉर्पोरेट्स में हैं उनके लिए फ़ोन का मतलब ही क्या हो गया था? ब्लैकबेरी। बट आज अगर ब्लैकबेरी आपको कहीं नहीं दिख रहा, या आज उसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मोबाइल्स में नहीं दिखती, तो एक यही रीज़न है कि शायद उसने अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फ्लॉ दिखाया होगा, कहीं ना कहीं कमी दिखाई होगी, इसीलिए आज वो अवेलेबल नहीं है। देन वी कम टू द फीचर्स ऑफ CRM। तो CRM क्या क्या फीचर्स, क्या क्या हमें हेल्प करता है? सबसे पहले इट हेल्प्स इन दी सेल्स फॉरकास्टिंग। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि वो सेल्स फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है। तो ऑलरेडी जो हमने कीवर्ड्स करे उसी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेल्स फॉरकास्ट करना, डिमांड एस्टिमेशन करना, उसमें हमें वो हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल्स फॉरकास्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कस्टमर मैनेजमेंट। तो कस्टमर का डेटा, जब कस्टमर के डेटा की बात होती है ना, तो सारे डेटा की बात होती है। हमें लगता है कस्टमर का डेटा क्या होगा? उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये डेटा होता है। नहीं, जो ब्रांड्स होती हैं उनके लिए कस्टमर का डेटा ये भी है कि व्हाट वाज द लास्ट परचेज वैल्यू ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज़ द एवरेज परचेज वैल्यू ऑफ द कस्टमर। अगर एवरेज परचेज वैल्यू ही किसी कस्टमर की 500 रुपये है, तो आप उस पर इतना एडवर्टाइजमेंट या इतना माथा चप्पी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है 500 का तो माल ही पूरे साल में खरीद ही लेंगे कस्टमर। इन पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तब भी हमें बिजनेस 500 रुपये का तो मिल ही जाएगा। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस कस्टमर पे करोगे जो शायद एवरेज ऑर्डर ही जिसका 5000 है। तो अगर आपको पता है कि वो एक बार कार्ड स्वाइप करके 5000 की सेल कर रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से ऑफर्स देना पसंद करोगे, आप उसको ज़्यादा कंटेंट उसके लिए बनाना शुरू करोगे, क्योंकि ही और शी इज़ जनरेटिंग बिजनेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर यू। तो उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का मतलब है जो कॉन्टैक्ट आपके लिए ज़्यादा वैल्यू ऑफ बिजनेस लेकर आता है उसको ज़्यादा बेटर मैनेज करना, विजर कॉन्टैक्ट जो इतना शायद बिजनेस नहीं लेकर आ पा रहा। नेक्स्ट वी हैव, यू कैन से पाइपलाइन मैनेजमेंट। तो पाइपलाइन मैनेजमेंट जो हमने जर्नी की मैनेजमेंट की बात करी। देन इज सेल्स ऑटोमेशन। सेल्स ऑटोमेशन का मतलब कि ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट करवाना। तो ऑटोमेटिकली सेल्स अपने आप तो जनरेट होगी नहीं। ऑटोमेटिक सेल्स जनरेशन का मतलब ये जैसे आपको रिमाइंडर्स भेजना, या जैसे आपको ईमेल्स भेजना, या मैसेज करके आपको ड्यू जैसे आपका ऑर्डर ड्यू होने वाला है। जैसे हमारे बिजली के बिल वाले आजकल ये करना शुरू कर दिए, हमारे जितने ये NDPL हैं, टाटा पावर वगैरह ये इन्होंने भी अब ये शुरू कर दिया है दैट ये गिव यू रिमाइंडर्स। इवन पेटीएम डू दैट कि अगर आपका कोई बिल ड्यू होता है ना, तो आपको पहले ही बताने लग जाता है दैट दिस पर्टिकुलर बिल इज बीइंग ड्यू, ये आपका ड्यू होने वाला है। रिचार्ज 36 बार बताते हैं, कई बार तो देने के बाद भी बताता है। सो क्योंकि वो ऑटोमेटिक है ना, तो वो रिमाइंडर तब तक आता रहेगा जब तक वो ड्यू डेट नहीं आ जाएगी। तो जब तक वो ड्यू
इग्नोर, हाँ, तो वो चीज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज तो वो करता रहेगा और इसीलिए वो लास्ट में ना छोटा सा वो नोट ही डालते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे से इरिटेट ना हो, बट हम फिर भी इरिटेट होते हैं बिकॉज वो रिमाइंडर्स इतने कॉन्स्टेंटली आते हैं. सो ऑटोमेटिक सेल्स का एक डिसएडवांटेज भी है कि जितना ऑटोमेटिक हो रहा है उसका एक प्रॉब्लम भी है कि कई बार वो रिडंडेंट रिमाइंडर्स भी हमें आते हैं. इसके अलावा फाइल स्टोरेज, तो ऑब्वियसली बात है, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर की बात करें तो अच्छी स्टोरेज तो होनी चाहिए. देन वी हैव रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स. तो रिपोर्ट्स बनाना, आजकल रिपोर्ट्स बनाना कितना आसान हो गया है. ऑटोमेटिकली यू फिल इन द डेटा, जैसे वी हैव दिस सॉफ्टवेयर लाइक पावर BI एंड टैब्ल्यू. सारा डेटा डालो, अपने आप वो पाई चार्ट बना देगा, जोग्राफिकली रिच पाई चार्ट होगा, वेरिएटेड पाई चार्ट होगा, डिफरेंट डायमेंड्स. मतलब हम सोचते हैं ना एक पाई चार्ट सिर्फ ऐसा दिख सकता है, वो आपको पाई चार्ट के भी इतने अच्छे वेरिएशंस और वर्जन दिखाएगा जो मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा. सो जो आप डेटा रिपोर्टिंग एनालिटिक्स सोच नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिकली डेवलप कर सकते हो. तो दैट इज ऑल्सो वन फीचर ऑफ अ गुड CRM सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वी कम टू सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैलेंजेस. हमने बहुत अच्छी बातें तो कर ली, अब चैलेंजेस भी तो हैं. इतना आसान होता तो सब कुछ हो चुका ऑलरेडी. प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले, कॉस्ट. हम जितने अच्छे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स वेरी एक्सपेंसिव है, और नॉट एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. जैसे अभी एक डिस्कशन हो रही थी, सो एक सिंपल सर्विस लेने के लिए इफ़ यू आर पेइंग 30,000 40,000 50,000, जैसे इंडिया मार्ट पे होता है, बेसिक अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर आपको 50,000 का स्टार्टिंग कमिटमेंट करना पड़े, यहाँ तो आप सिर्फ अपने बिजनेस की कमिटमेंट के लिए इनिशियल कॉस्ट कर रहे हो. सॉफ्टवेयर तो कोई खरीदा ही नहीं, अभी सॉफ्टवेयर आया नहीं है पिक्चर में. तो जस्ट इमेजिन अगर आप इनिशियल लीड जनरेशन के लिए 50,000 खर्च कर रहे हो, तो जब आप सॉफ्टवेयर वाली स्टेज पे जाओगे तो वो कितना एक्सपेंसिव होगा. एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर न्यू बिजनेसेस. तो MSME बिजनेसेस जो हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए जनरली कॉस्ट कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है फॉर गुड CRM सॉफ्टवेयर. दूसरा क्या है, डेटा क्वालिटी. ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था ना कि डेटा तो बहुत है, पर वो उसमें से कितना डेटा रेलेवेंट है, कितना डेटा ऑथेंटिकेटेड है, कितना डेटा, जैसे हम रिव्यूज़ की बात करते हैं तो वो कितने रिव्यूज़ रिलायबल हैं, कितने वो पेड रिव्यूज़ हैं, उसको कौन चेक करेगा, उसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है. सो वो क्वालिटी ऑफ डेटा इज़ ऑल्सो वन चैलेंज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स. तो अगर आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे जो हम बात करते हैं ना सुपर कंप्यूटर्स, मतलब बिग कंप्यूटर्स की जो हम बात करते हैं, वो क्यों सुपर कंप्यूटर्स हैं या उनकी कॉस्ट क्यों इतनी ज़्यादा है, बिकॉज वो टाइमली डेटा देते हैं. गूगल कैन नॉट रिलाई ऑन एनी पर्टिकुलर, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना जो हैंग हो जाते हैं, जो हम कहते हैं अरे रुक जा 5 मिनट रुक जा, अभी ना 5 मिनट ना गर्म होगा ना फिर चलेगा, जैसे हम ये बोलते हैं. गूगल कैन नॉट रिलाई ऑन सच सॉफ्टवेयर. तो अगर गूगल को अच्छे मतलब डेटा चाहिए, क्वालिटी डेटा, टाइमली डेटा चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट भी वही उसी हिसाब से करता है. जबकि हम जैसे लोग हम सोचते हैं कोई नहीं यार 10 मिनट फालतू लेगा ना, कोई नहीं, रिपोर्ट तो बना देगा ना, सस्ता वाला दे दे. दिस इज व्हाट अवर परसेप्शन इज. तो यू हैव अ टाइम कॉन्स्टेंट. तो अगर आपको वो 10 मिनट लेट रिपोर्ट मिल रही है, आपके लिए वो टाइम कॉन्स्टेंट कैसे है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर वो 10 मिनट पहले डेटा जनरेट करने के बाद एक लीड पहले जनरेट कर ले. सो जो हमारी वॉर रहती है, जैसे जोमेटो एंड स्विगी की वॉर है, कोलगेट या पेप्सोडेंट की वॉर है, तो वहाँ पे तो इवन 1 मिनट काउंट्स, क्योंकि उस 1 मिनट में देयर कुड बी अ लीड जनरेशन एंड कस्टमर रिटेंशन एंड पोचिंग फ्रॉम वन और दी अदर ब्रांड. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. बेनिफिट्स की अगर हम बात करें बस इसको समराइज़ करने के लिए, तो बेनिफिट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड रुको. हाँ, सो बेनिफिट्स में हमारे पास सबसे पहले है वी आर डी-साइलोसिंग, या वी आर, यू कैन से डी कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द कस्टमर टीम्स या मार्केटिंग टीम्स. तो पहले होता था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस अलग, HR अलग, बट अभी जो मैंने ये CRM सॉफ्टवेयर का बताया, तो मैंने कहा ना कि फाइनेंस वाला मार्केटिंग के साथ अनटच नहीं रह सकता, HR वाला मार्केटिंग के साथ अनटच नहीं रह सकता. एक्चुअली में सारे कनेक्टेड होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए. तो एक इंटीग्रेटेड वर्जन, शायद आपने अपने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, बिजनेस का विजन और बिजनेस का गोल, बिजनेस की डायरेक्शन शुड बी वन डायरेक्शन, वन विजन, वो सबके. तो वो जो वन विजन वन डायरेक्शन की हम बात करते हैं, यूजिंग अ गुड CRM सॉफ्टवेयर कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर बिजनेस पर्पस या बिजनेस गोल. दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स इज इम्प्रूव, कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्रूव, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाता है. दूसरा क्या है, एफिशिएंसी. तो वो जो बिजनेस का की वर्ड है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जो कॉस्ट की भी बात आती है, टाइम की भी बात आती है. सो गुड डेटा मैनेजमेंट, गुड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन हेल्प इन सेविंग योर टाइम ऑल्सो एंड योर मनी ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको हेल्प मिलती है. और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर बूस्ट योर रेवेन्यू.
तो हम कहते हैं ना आज की वही अच्छी कंपनीज हैं जो जनरली बहुत अच्छे से अपना डेटा मैनेज कर पा रही है और उन्हीं के वो रेवेन्यूज़ में हमें दिख भी रहा है। सो ये वाली सिचुएशन ये है कि अगर आप अच्छे से डेटा मैनेज कर पा रहे हो, अच्छे से अपने कस्टमर्स को मैनेज कर पा रहे हो, सो यू आर गेटिंग बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज यू वोंट बी गेटिंग बिजनेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट यू कैन से CRM। अब फटाफट से वील स्टार्ट विद द कंटेंट मार्केटिंग। CRM इज कंप्लीट, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंटेंट मार्केटिंग। क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग? पहली बात बताओ, व्हाट इज कंटेंट? मटीरियल, शाबाश, मटीरियल इज कंटेंट। और सबने लेटर लिखा है? हाँ, पिछली बार भी बोले थे। हाँ कोई नहीं, हाँ बोलो। एनी यूट्यूब कंटेंट, हाँ वही माइंड में आता है ना सबसे ज़्यादा। एनी रॉ फॉर्म ऑफ डेटा इज कंटेंट। मैं ये कह रही थी, सबने नोटिस लिखा है? बचपन में लिखा होगा, लेटर भी लिखा होगा, याद है? जब लेटर लिखते थे तो ऊपर वो फॉर्मेट तो सेम रहता था, नीचे का फॉर्मेट सेम रहता था, बीच में आता था ना कंटेंट, हेडिंग कंटेंट ही आती थी ना। एंड आई थिंक वो कंटेंट ही होता था, क्योंकि जनरली जिसको इंग्लिश में पास होना होता था वो क्या याद करके जाता था? ऊपर का फॉर्मेट, नीचे का फॉर्मेट, अच्छा बीच का तो मैं बना ही लूँगा। ये वाली एक सिचुएशन होती थी कि बीच की तो मैं मैटर लिख ही दूंगा, बॉडी ऑफ द लेटर तो मैं मैनेज कर ही लूँगा। उसी के एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब हम लेटर की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम CBSE बोर्ड या अपने मतलब एजुकेशन सिस्टम में बात करें, तो अगर एक 10 मार्क्स का लेटर होता था ना, इट वॉज अ गारंटी दैट एनीबडी हु राइट्स द अबव मैटर एंड द बिलो मैटर विल गेट 3 मार्क्स। 3 मार्क्स तो मिलेंगे, डेट लिखी है, सब्जेक्ट लिखा है, ऊपर का एड्रेस वगैरह लिखा है, 3 तो मतलब उस लेटर में हर बच्चे को मिलेंगे। बट अगर 10 में से 3 ही लेने हैं तो फिर फ़ायदा क्या? तो बैटल होती थी, वो कंटेंट की तो बैटल होती थी कि जो उस कंटेंट में आपने इंग्लिश में व्हाई आई एम टेकिंग दिस इंग्लिश एग्जांपल, क्योंकि लेटर इज समथिंग जिसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं ना कि आंसर अगर 440 आ गया तो सबको 5 नंबर, क्योंकि इसमें 440 तो आएगा नहीं, एवरी पर्सन मैटर विल बी डिफरेंट। तो जनरली आप देखते थे ना कि आपके फ्रेंड के अगर 9 नंबर है और आपके 7 है, तो आप जाके टीचर से पूछते हैं मैम मुझे 7 क्यों दिए, इसको 9 क्यों दिए, लिखते तो मुझसे कम लिखा है। कई बार तो ऐसे भी वो मैचिंग होता था कि मैंने 9 लाइन लिखी है, इसने 6 लाइन लिखी है, फिर आपने उसको ज़्यादा नंबर क्यों दिए? तो मैम क्या कहती है, बेटा कंटेंट पढ़ो, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वॉट इज कंटेंट। सो कंटेंट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मटीरियल which is relevant, which is interesting and which can generate you business। हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो मटेरियल तो बहुत अच्छा बना दो, रेलेवेंट भी बना दो, बट अगर वो बिजनेस नहीं लेकर आ रहा तो वो किसी काम का नहीं है। आई कैन गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। इंडियन ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मटेरियल बनाओ वो हिंदी में ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करोगे या इंग्लिश लैंग्वेज को एक ऑक्सफोर्ड लेवल पे यूज़ करोगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, नॉटीनेस समझ आता है? नॉटीनेस इज अ वर्ड ना, यू आर नॉटी, समझ आता है? शेनैनिगन्स समझ आता है? शेनैनिगन्स समझ आता है? नहीं आता ना? पर्यायवाची तो है उसका, बट कितना हैवी पर्यायवाची है। सो अब जस्ट इमेजिनिंग मम्मी बच्चे को डांट रही है और वो बोली बेटा तू नॉटी हो गया है, इंडियन माओ के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब यही अगर माँ बच्चे को डांट, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत डांटती होंगी, और अगर यही एक माँ बच्चे को डांट रही है एंड सडनली शी यूजेस द वर्ड स्टॉप डूइंग योर शेनैनिगन्स, ऑक्सफोर्ड वाली फीलिंग आएगी, कनेक्ट नहीं बनेगा, वो माँ का कनेक्ट नहीं बनेगा। यू सी अंडरस्टैंड दैट? हाँ, ये तारीफ, हाँ ऐसा लगेगा तारीफ कर रही है मम्मी। सो देयर इज नॉट अ तारीफ, दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। सो यू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कंटेंट तो आपको बनाना ही है, कंटेंट इंटरेस्टिंग भी है, रेलेवेंट भी है, बट अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं जनरेट कर पा रहा, तो वो किसी काम का भी नहीं, ये भी बता दूँ। सो लाखों मटेरियल, लाखों पोस्ट, लाखों वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा है, जैसे होता है ना वो सरोजनी लेके जाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट देन देयर कुड बी समबडी जो आपके साथ कनेक्ट कर पाता है, इसीलिए आप उसकी वीडियोस ही फॉलो करते हो और किसी XYZ की नहीं फॉलो करते। तो वो इसीलिए है कि उसका मतलब उसका जो परसेप्शन है या उसका जो डायलॉग डिलीवरी है या जो उसका कंटेंट डिलीवरी है, कंटेंट क्रिएशन है, वो शायद आपके साथ जनरेट कर पा रहा है और आप ही उसके बिजनेस हो जो एक तरह से उसको रेवेन्यू जनरेट करवा पा रहा है। क्योंकि ऑडियंस तो वी हैव लाइक वन, हमारे पास 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता है,
तो अगर आप उसके लिए एक व्यूअर हो तो आप उसका बिजनेस जनरेट करने में हेल्प कर रहे हो ना, तो उसको ये समझना कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे व्यूअर्स बढ़ें। यही तो एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो अब जस्ट इमेजिन वो सरोजनी जा रहा है एंड शेनानिगन्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो शायद ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग, अब सुन लो, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विच इज यूज टू अट्रैक्ट, एंगेज एंड रिटेन द ऑडियंस। तो सबसे पहले तो अट्रैक्ट करो, उसके बाद एंगेज करो। जैसे आप चाहते हो ना ऑडियंस के साथ आपके कमेंट्स भी आए, जैसे जनरली जो खाने बनाने वाली वीडियोस आती है ना, हेलो फ्रेंड्स आज मैं तुम्हें राजमा चावल बना के दिखाऊंगा, आप अपने कमेंट्स लिख के भेजना। तो वो कमेंट्स लिखवाने का वो स्टेज क्या है? एक तो अट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद एंगेज कराना। क्योंकि अगर आप उस राजमा चावल वाली वीडियो में उसके राजमा चावल के लिए 2 शब्द लिखोगे, उसके आगे भी तुम लिखोगे, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो आप लिखोगे अब आप नेक्स्ट वीडियो में ना छोले चावल बना के दिखाना। एंड दिस इज व्हाट इज बिजनेस जनरेशन की साइकिल शुरू हो जाएगी कि उसको पता चल जाएगा कि चलो राजमा तो देगी रहा, अब छोले के लिए भी ये आएगा, सो मैं नेक्स्ट वीडियो छोले की ही बनाऊंगा। और वो दिखाते भी है जानबूझ के कि मेरे एक रिव्यूअर ने या मेरे एक पर्टिकुलर व्यूअर ने ये लिखा जिनका नाम ये है, तो वो नाम लेने से भी क्या होता है और एंगेजमेंट हो जाती है, एक अपनापन का रिश्ता शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट इमोशनली यू कैन पढ़ता है। और वो फिर वही है ना, इमोशनली यू हैव कैप्चर्ड दैट पर्टिकुलर व्यूअर, और फिर वो बार बार आप ही के व्यूज़ को, आपके वीडियोस को ही लाइक करेगा, फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा। दैट इज व्हाट द चेन विल गो ऑन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू ऑल्सो हैव टू रिटेन द ऑडियंस। तो आपने अट्रैक्ट भी कर लिया, एंगेज भी करा लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो है रिटेन करके रखो कि आज तो इसने बिजनेस जनरेट करवाया ही है, नेक्स्ट आगे वाली लाइन में भी, पाइपलाइन में भी वो आपको बेसिकली आपका वीडियो या जो भी आपका मतलब मटेरियल है बिजनेस के लिए वो जनरेट कराएगा। तो कंटेंट मार्केटिंग के एग्जांपल्स क्या हो सकता है? जो पॉपुलर एग्जांपल्स है वो ब्लॉग्स इज वन फॉर्म जिसमें हम कंटेंट लिखते हैं और वो ऑडियंस की एंगेजमेंट, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन के लिए बहुत पॉपुलर होता है। ठीक है, आजकल लोग ज़्यादा नहीं लिखते, बट जो कुछ लोग हैं ना ट्रेडिशनली जो स्पेशली बहुत महंगी चीज़ों पे मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक कैमराज। तो इफ़ वन पर्सन इज प्लानिंग टू बाय अ प्रोफेशनल कैमरा, अब उसके पास ऑप्शन क्या है? या तो वो मार्केट में जाके हर कैमरा वगैरह को यूज़ करे, पर्सनल एक्सपीरियंस करे, बट पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद भी ना उसको कई बार एक डाउट रहता है, क्योंकि आपको पता है ना प्रोफेशनल फोटोग्राफी के जो कैमराज होते हैं, लेंसेज होते हैं, वो कितने महंगे होते हैं। अगर एक लेंस ही 40-50 हज़ार का है तो एक मन में डाउट हमेशा रहता है कि यार ये लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फाउंड कि जनरली जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं ना वो ब्लॉग्स पे ज़रूर जाते हैं, स्पेशली जो बहुत ही फोटोग्राफी रेलेवेंट ब्लॉग्स हैं, उनके कंटेंट को वो पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें वो सेम लोग ही ना उन प्रॉब्लम्स को, उन लिमिटेशंस को यूज़ करके डिस्कस, जैसे अगर सपोज करो आप कुछ कहना बोलो, चलाते, हाँ वो कम्युनिटी चलाते हैं उसके, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्की बिजनेस है। 40,000 का एक लेंस लेना था, फिर 40,000 का ले लोगे, अगर आपका हार्ड एंड मनी था, ब्लैक मनी की बात नहीं हो रही, हार्ड एंड मनी था, तो नेक्स्ट लेंस लेने से पहले यू वुड हैव टू टेक अ पॉज ऑफ लाइक 1 साल का, 6 महीने का पॉज ही लोगे, क्योंकि एकदम से दूसरा लेंस 40,000 का एकदम थोड़ा ले लोगे। अगर आपने बहुत ही जैसे चाह से होता है ना, पैशनेट फोटोग्राफर हो अगर आप, ये मतलब बहुत अपने मम्मी पापा को बोला न्यू ईयर पे गिफ्ट दे दो, बर्थडे पे गिफ्ट दे दो, सो फॉर द नेक्स्ट बर्थडे यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेंस। तो दैट इज़ वाई पीपल, हाँ एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हैं, बट जनरली वहाँ पे जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, चलो फोटोग्राफी की तो मैं समझ नहीं आता, जैसे अगर सपोज करो यू पीपल यूज़ एक्सेल को भी यूज़ करते हो ना, बेसिक एक्सेल की बात करूँ, एक्सेल को भी यूज़ कर, कुछ कहना है? अच्छा, एक्सेल को भी यूज़ करते हो, बेसिक एक्सेल को भी यूज़ करते हो, व्हाट हैपन्स समटाइम्स यू आर स्टक, जैसे कोई फॉर्मूला नहीं लगता, समटाइम्स कुछ एक्सेल का टूल वर्क नहीं करता। तो इवन जो लोग एक्सेल पे बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की एक एक्सेल मतलब एक हेल्प साइट होती है, या डिफरेंट ना यू हैव द डेटा एनालिटिक्स ग्रुप्स ऐसे होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उन पे जाके ना वो फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। सो कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग में या कम्युनिटी बेस्ड एडवर्टाइजमेंट में ना कंटेंट मार्केटिंग का बहुत यूज है, क्योंकि हम उस कंटेंट के बेसिस पे ही अपना डिसीजन बनाते हैं वेदर टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट बाय अ प्रोडक्ट। तो ये जो फोटोग्राफर्स की बात हो गई, या ये गाड़ी लेने वालों की बात हो गई, या डिफरेंट ये जो डेली हाईटेक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने की बात हो गई, इनमें जनरली ब्लॉग्स, रिटन मटेरियल का बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि जनरली लोग इसको पढ़ते हैं एंड ये जनरली पेड नहीं होता। लोग अपने खुद के एक्सपीरियंस देखते हैं कि हाँ मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, आप ये करोगे ना तो आपका ये साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो ब्लॉग्स, देन वी हैव न्यूज़ लेटर्स तो जो आपको भी आते हैं मार्केटिंग वाले, जो ईमेल पे बड़े बड़े लेटर आते हैं ना, जिसको हम पढ़ते भी नहीं और हम नीचे जाके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वो जनरली न्यूज़ लेटर्स होते हैं। बट न्यूज़ लेटर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ कंटेंट, और
और अगर वो न्यूज़लेटर बहुत अच्छा हो, जनरली लिंक्डइन के न्यूज़लेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि लिंक्डइन एज अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो जनरली प्रोफेशनल नॉलेज शेयरिंग लोगों के लिए ही है। तो जनरली लिंक्डइन पे जो लोग लिखते हैं ना, वो सब्सटेंस वाला मटेरियल होता है, मतलब ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया उल जलूल। वो जनरली जैसे अगर बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे तो बड़ा बेसिकली हो सकता है 500 वर्ड का ही पैराग्राफ हो, बट बड़ा रेलेवेंट पैराग्राफ होगा, और जनरली जो उसको पढ़ रहा है वो उस कंटेंट में इंटरेस्टेड है, रादर देन अलग उसको फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। सो न्यूज़लेटर्स ऑफ लिंक्डइन आर वेरी, यू कैन से, क्रेडिबल, बहुत अच्छा क्रेडिबल मटेरियल मिलता है, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो अगर आप अच्छा मटेरियल ढूंढने के लिए कभी भी, जैसे रिसर्च के लिए कोई भी मटेरियल ढूंढो, लिंक्डइन के जो मटेरियल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, न्यूज़लेटर्स लिंक्डइन के अच्छे होते हैं, दैट कैन बी फॉलोड, दैट कैन बी रेड। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव सोशल मीडिया पोस्ट। तो सबसे अच्छा कंटेंट जो बहुत प्रिसाइज होता है और बहुत दूर तक जाता है वो सोशल मीडिया पोस्ट है, जैसे व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप तो नहीं, इवन ये आपका इंस्टाग्राम का, बड़ी क्रिस्प पोस्ट होगी, कम शब्दों के साथ ज़्यादा जो इम्पैक्ट लीव कर सकता है, वो बेसिकली हमारा सोशल मीडिया पोस्ट है। तो उसमें इंस्टाग्राम में आप कह सकते हो, इवन ट्विटर, एक्स जो है उसके भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे कुछ मटेरियल्स होते थे, वन लाइनर्स होते थे जो काफ़ी अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते थे। नेक्स्ट इज यू हैव वीडियोज़। सो वीडियोज़ में हमारे पास एक यूट्यूब ऑप्शन है, जैसे अभी मैं किसी ने पूछा व्हाट इज़ कंटेंट, तो किसी का आया था यूट्यूब वीडियो इज़ अ कंटेंट। यस, यूट्यूब वीडियो इज़ अ कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ को जनरली लोग लाइक भी करते हैं, और तभी यूट्यूब ने ये एक लिमिटेशन आइडेंटिफाई करी कि जनरली जो क्लासिक वीडियोज़ होती है वो 5 मिनट 10 मिनट की हैं, और आजकल टाइम इज़ मनी, तो लोगों के पास 10-10 मिनट नहीं होते थे, तो वो स्किप कर करके देखते थे। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या बनाया, शॉर्ट्स बनाए, जिसमें कम में 1-2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर ही द एंटायर आइडिया विल बी कम्युनिकेटेड, और आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हो, फॉर फर्दर यू कैन गो टू दिस साइट या दिस प्लेटफॉर्म, लाइक कर सकते हो, एंड डिटेल्स के लिए वहाँ जा सकते हो। सो ये वीडियोज़ वाला भी बहुत अच्छा हमारा मटीरियल है। सो वाई इज़ कंटेंट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट? कंटेंट मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो अच्छा कंटेंट ही रहेगा, अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट, जिससे आप ऑडियंस की एक तरह से अट्रैक्शन को खींच सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो हैज़ बीन फाइंड कि अगर आप अच्छा कंटेंट मार्केटिंग करते हो, सो रिसर्च स्टडीज़ में फाइंड किया गया दैट यू आर मोर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ 65%। तो एक नॉर्मल बिजनेस जो एक एवरेज कंटेंट बना रहा है वर्सेज ए बिजनेस जो बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहा है, दोनों के रेवेन्यूज़ में अराउंड 65% का डिफरेंस आ सकता है। सो कंटेंट मार्केट से एक रेवेन्यू डिफरेंशियल क्रिएट होता है। दूसरा, कंटेंट मार्केट से लीड्स बड़े रेलिवेंट डिस्कस होते हैं। जैसे सपोज करो, अभी एक और एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अगेन, यू आर इन टू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और बीइंग माई मैन्युफैक्चरर आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो। अब हर चीज़ तो हर कस्टमर के लिए रेलिवेंट नहीं है ना, तो अगर आप डिसाइड ही कर लो कि मेरे कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स कौन से, एंड कस्टमर्स, B2C की बात कर रही हूँ, B2C कस्टमर्स के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या अभी ये पर्टिकुलर मॉडल रेलिवेंट है, तो उनके लिए आप वो कंटेंट बनाओ। सिमिलरली B2B के लिए अगर आपको लगता है मेरी XYZ मशीनरी रेलिवेंट है, तो उनके लिए आप वो कंटेंट बनाओ। रादर देन मेकिंग वन साइज फिट ऑल वाली सोल्यूशन, यू क्रिएट डिफरेंशियल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंशियल्स ऑफ कंटेंट, ताकि रेलेवेंस रहे। और ऑब्वियसली बात है, अगर कोई मशीन, अब जैसे मैंने एक शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया था, एक्सरे मशीन, अगर मैं एक्सरे मशीन का यहाँ पे आज एडवर्टाइजमेंट करूँ और बिल्कुल मतलब आपको फ्री के दाम पे भी आपको दूँ, आप तब भी नहीं खरीदोगे, बिकॉज आपके लिए उसका रेलेवेंस नहीं है। और यही एक्सरे मशीन अगर मैं किसी मेडिकल फैसिलिटी, कोई डिस्पेंसरी, कोई छोटे से नर्सिंग होम में जाके खरीदूँ, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि उनको लगेगा वाह मुझे सस्ते में एक एक्सरे मशीन मिल रही है। सो जब तक कोई चीज़ आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तब तक आपके लिए वो कंटेंट इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। सो मेकिंग वेरी रेलेवेंट कंटेंट फॉर द लीड एंगेजमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छे कंटेंट की क्रेडिबिलिटी रहती है, जनरली हम उसको रिविजिट करते हैं। जैसे अगर मुझे लिंक्डइन के कुछ पर्टिकुलर ऑथर्स का मटेरियल अच्छा लगा, सो यू सी मैंने एक जनरल ओपिनियन ही बना लिया कि लिंक्डइन पे जनरली जो कंटेंट आता है वो अच्छी क्वालिटी का ही होता है। सो क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है ऑफ गुड कंटेंट, और वो उस ब्रांड को, तो अब देखो मैं पर्टिकुलर ऑथर्स का नाम नहीं एडवर्टाइज कर रही, मैं ब्रांड को ऑथराइज कर रही हूँ। सो एक ब्रांड की क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है एक अच्छे कंटेंट से। तो अगर जस्ट इमेजिन इंस्टाग्राम पे कई पोस्ट बेकार भी होती है, बट अगर ऑन एन एवरेज मैंने देखा है ब्रांड का मटेरियल जो पोस्ट वगैरह आती है वो बड़ी विटी पोस्ट होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पोस्ट होते हैं। सो मैं ऑल टुगेदर इंस्टाग्राम को ही क्रेडिबिलिटी दे रही हूँ कि हाँ, इंस्टाग्राम पे कई मटेरियल एडवर्टाइजमेंट का बहुत अच्छा होता है। इसमें हो सकता है कुछ बहुत वेग भी होता हो, कुछ बहुत फेक भी होता हो, बट जनरली मैं वो 5-10% के लिए पूरी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगी। दिस इज व्हाट द कंटेंट मार्केटिंग इज ऑल्सो, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो फायदेमंद रहता है। नाउ लेट्स कम टू सर्टेन मतलब एडवांटेजेस या जो बेनिफिट्स कस्टमर्स के लिए हो सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन विजिबिलिटी,
ब्रांड को ऑनलाइन विजिबिलिटी, कुछ कहना है? ब्रांड को ऑनलाइन विजिबिलिटी मिलती है और वही विजिबिलिटी कस्टमर को ब्रांड परचेज करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. सो फर्स्ट इज ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन. दूसरा इज लॉयल्टी. पार्ले जी, मैगी, इनकी लॉयल्टी डेवलप होती है अगर अच्छा कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स क्या हैं, ये ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं, ये पुरानी ब्रांड्स हैं. इनको वैसा तो देखा जाए तो अगर ये आलिया भट्ट को भी ले आए तो उनका बिस्किट बिक जाएगा. बट अगर ये नई कंपनीज के साथ अच्छा कंटेंट बनाने में भी, एंगेजिंग कंटेंट बनाने में, जैसे अमूल क्लासिक एग्जाम्पल है कंटेंट मार्केटिंग का. हर पर्टिकुलर इवेंट के साथ अमूल एक वन लाइनर वो अमूल की गुड़िया के साथ लेकर आता है. इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, अमूल की गुड़िया आके कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेगी. RRR को अवार्ड मिला, अमूल की गुड़िया आके कुछ सेलिब्रेट करेगी. सो एक ऐसी ब्रांड जो घर घर का एक नाम है. अमूल को जैसे एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, अमूल फिर भी बिकेगा. बट अगर फिर भी वो कंटेंट मार्केटिंग कर रही है तो उसका मतलब दैट गिव्स अ लॉयल्टी कि भले ही नई ब्रांड्स आ जाए, भले कंट्री क्लब डिलाइट जैसी ब्रांड्स आ जाएं जो दूध के बिजनेस में, डेयरी के बिजनेस में एंटर करना चाहती हैं, बट अमूल की लॉयल्टी अभी भी अमूल की लॉयल्टी ही रहेगी. सिमिलरली फॉर मदर डेयरी यू कैन से. लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन से अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट. तो ब्रांड की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, ब्रांड की अथॉरिटी भी बढ़ती है कि कल को अगर ये ब्रांड चाहे तो वो डिफरेंट एरियाज में डाइवर्स भी कर सकती है और स्प्लिट भी कर सकती है. बोलो. हाँ. फेक, हाँ वो तो करते हैं. हाँ. नहीं मैं समझी नहीं, नाइकी का तुमने एग्जांपल लिया. हाँ. अच्छा. उसको अपने पोस्ट में मेंशन करते हैं कि ये इनकी वेबसाइट है, ये इनका लिंक है, तो वो मतलब एक तरह से कस्टमर को खरीदने. नहीं, वो देखा जाए तो वो अपने पार्ट पे ऑथेंटिक कर रहे हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से या इस पर्टिकुलर सप्लायर डीलर से सामान ले रहे हो तो वो देखो वो एड, वो जो फेक वाला है ना वो तो चाहता है यही है कि नाइक उसको अपने वेबसाइट पे ले जाए. बट नाइक ये क्यों कर रहा है? अब ये मैं एग्जांपल देती हूँ. ये इंडिया में ना ज़्यादा है दैट इंडिया में वी आर, यही तो मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ. ये तुम लोगों का परसेप्शन बिल्कुल सही है कि उसको इनडायरेक्टली एक वर्ड ऑफ माउथ वगैरह मिल रहा है, क्योंकि ये इंडिया में ही पॉसिबल है, बाहर की कंट्रीज़ में पॉसिबल भी नहीं है. क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में अगर सच में किसी को नाइक का जूता चाहिए तो वो ओरिजिनली चाहिए. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ पायरेटेड नाइक का जूता. ये इंडिया में ये कि तुम्हें शनि बाजार मंगल बाजार में नाइक के जूते मिल जाएंगे, अदरवाइज बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस एलवी जैसे हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था, सरोजनी में जाके एलवी के जितने मर्जी बैग खरीद के ले आओ, बट बाइंग एन ओरिजिनल एलवी बैग इज मतलब अगला जन्म ही शायद लेना पड़ जाए, इतनी सैलरी जमा करनी पड़ेगी. हाँ बोलो. मनीष द सेम, हर लड़की, मनीष मल्होत्रा का एग्जाम्पल लिया, चांदनी चौक, वो क्या बोलते हैं मनीष मल्होत्रा के लहंगे की फर्स्ट कॉपी. व्हाट इज फर्स्ट कॉपी? कोई कॉपी है ही नहीं. पहली बात तो कॉपी नहीं होती है. फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी तो मुझे समझ ही नहीं आया. कॉपी नहीं होनी चाहिए पहली बात तो, अंडरस्टैंड करो ना. जूतो मतलब क्या कॉपी तो होनी ही नहीं चाहिए ना. पहली बात तो देयर शुड नॉट बी एनी कॉपी एंड देन दे ट्राई टू सेल. देखो ये फर्स्ट कॉपी मतलब उसमें भी दे ट्राई टू क्रिएट कि देखो फर्स्ट जो है ना वो ज़्यादा रियल है, सेकंड थोड़ी अनरियल है. पहली बात तो कॉपी नहीं होना चाहिए. मैं ये हमारी इंडिया के लिए सही की है कि इंडिया में खुद ब्रांड्स ये करवाती है, बाहर ऐसा नहीं होता. अगर बाहर कोई ब्रांड सच में ये बता रहा है ना, जैसे सपोज यही नाइकी वाला या मनीष मल्होत्रा वाला, सपोज करो समबडी इज डूइंग इट इन यूएस, वहाँ तो प्लेगियरिज्म का इशू हो जाएगा ना, इसीलिए वो कर रहे हैं कि वहाँ पे पायरेसी का इशू, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स का इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कॉपीराइट के अंदर है ना, वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर है. नहीं सुनो, पॉइंट यही है कि हम इंडिया में इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं. बट मैंने शायद पहले भी बताया था ना एप्पल वाला, तो एप्पल वो बैटल हार गया. आई थिंक लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू अबाउट इट ना कि एप्पल का एक पेटेंट पायरेसी इशू आया है कि उसने अपनी घड़ी में जो नया सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी और एप्पल ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, तो एप्पल हैज़ लॉस्ट दैट पैटेंट. अब एप्पल यूएस में वो सेम मॉडल ऑफ घड़ी नहीं बेच सकता, तो अब एप्पल को कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और कंट्री में वो सेम मॉडल ऑफ द घड़ी सेल करने के लिए, क्योंकि यूएस में तो वो पेटेंटेड इशू बन गया. तो यूएस के अंदर वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का पेटेंट होगा, तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे एक ब्रांड की $265 मिलियन की सेल रुक सकती है एक पर्टिकुलर स्यू करने से.
वो नहीं जाने देते, यहाँ पे है ही नहीं। तभी तो ये जितने जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, ये इंडियन गवर्नमेंट को बार बार बोलते हैं कि इसके लिए एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, एंड गवर्नमेंट भी लेना चाहती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये हर घर में पहुंच चुके हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, शनि बाजार मंगल बाजार में तुम्हें जूते मिल रहे हैं, सो ये आपको बाहर इतना नहीं मिलेगा। बाहर मिलेगा भी ना तो वो पर्टिकुलर उसको ब्लैक मार्केट से ही बोलते हैं। हमारे यहाँ पे ब्लैक मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट का कॉन्सेप्ट है। तुम सरोजनी चले जाओ, तुम करोल बाग चले जाओ, गफार मार्केट है ना, चोर, वही चोर बाजार, यू गॉट द, समझते सब हो, मतलब मेरे से मुंह से क्यों सुनना चाहते हो, सब पता है तुम्हें। नहीं नहीं, कोई नहीं सुना जा रहा। नाउ ऑन दैट नोट, पहले हम एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा। टॉपिक से कंटेंट मार्केटिंग का लास्ट टॉपिक रह गया है, उससे ब्रेक ले लेते हैं। राइट डाउन एवरीबडी, क्योंकि अगर अब इस क्लास में आए तो कुछ लिख लो। आई एम टेलिंग यू ऑल द यूनिट्स, और हर यूनिट की प्रायोरिटी में कौन सा टॉपिक आपको पहले करना चाहिए। दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही न्यू ईयर गिफ्ट है मेरा तुम्हारे लोगों को, और कोई गिफ्ट नहीं है। चलो यूनिट 1। अच्छा, इससे पहले बिफोर आई गिव यू द कॉन्सेप्ट, मेरा प्रायोरिटी लिस्ट, ये जो मैंने पहले भी बताया था, तब 4-5 बच्चे थे, अब सारे सुन लो। ऑल ऑफ यू जो पास होना चाहते हैं, एंड सिर्फ पास नहीं होना चाहते, थोड़े से अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, लाइक योर पासिंग मार्क्स है 75 का ही पेपर है, 75, तो 30 इज पासिंग। अगर 30 लेने हैं तो देखो काम चल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग को मार्केटिंग की तरह समझो, 30 तो आ जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इफ़ यू टेक डिजिटल मार्केटिंग एज ट्रेडिशनल नॉर्मल मार्केटिंग, तो 30 नंबर तो आ जाएंगे, क्योंकि आप उसको मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो। बट टू गेट मोर देन पासिंग मार्क्स, एवरेज मार्क्स भी चाहिए, 50 भी चाहिए, सो यू हैव टू टेक दिस पेपर इन द स्पिरिट ऑफ डिजिटल। तो कुछ की टर्म्स जैसे लीड जनरेशन, कस्टमर कन्वर्जन, क्लाइंट मैनेजमेंट, पाइपलाइन, जैसे अभी हमने कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए हैं ना, तो आपको अपने पूरे हर कॉन्सेप्ट के अंदर SEO, SMC, PPC, पेड, ऑर्गेनिक, ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको अपने बेसिक आंसर के अंदर होने ही चाहिए। तो अगर हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी है, तो बाइंग बिहेवियर हमने किया है, बट उसके साथ हमने डिजिटल कुछ कॉन्सेप्ट्स किए हैं, कि जैसे डिजिटली कंज्यूमर को टैप करना, डिजिटली कंज्यूमर को टारगेट करना, डिजिटली कंज्यूमर को प्रोडक्ट पोजीशन कराना। सो जो डिजिटल पोजीशनिंग है, डिजिटल टारगेटिंग है, ये जो कुछ की टर्मिनोलॉजीज है, ये आपके आंसर में होने ही चाहिए टू गेट मोर देन अबव एवरेज मार्क्स। सो इफ़ एवरेज मार्क्स फॉर एनी क्वेश्चन इज लाइक 7 मार्क्स आउट ऑफ 15, तो वो हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होंगे। जैसे सपोज करो, अगर हम कस्टमर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, लाइक यू शुड बी नोइंग दैट CPC क्या होता है, CTA क्या होता है, CTR क्या होता है, क्योंकि ये जब भी आप वो आंसर भी लर्न करना शुरू करोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला, कहीं ना कहीं फनल की डेफिनेशन, कहीं ना कहीं 20%, 30% कन्वर्जन रेट, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो हर आंसर का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो अगर आप एक आंसर को सिर्फ इन द स्पिरिट ऑफ मार्केटिंग लोगे, तो हो सकता है आपको ये कीवर्ड्स नहीं मिले, एंड स्पेशली अगर तुम वो कुंजी वुंजी पे रिलाय करोगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी कुंजी में एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ना, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी, यू कैन से कंटेम्प्रेरी पेपर। तो वो कुंजियों में तो वही पुराने आंसर ही होंगे ना, तो उनको क्या पता है SEO या क्या वो यूज़ कर रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। कई वो SEO यूज़ करते हैं और उसकी डेफिनेशन उन्होंने कुछ और ही उलझल लिखी होती है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देम, बट आई एम सेइंग कि जब भी अगर उसमें से भी पढ़ो तो अपना माइंड खोल के पढ़ना, अंधाधुंध रट्टे मत लगाना। दिस इज वॉट माई पर्सनल सजेशन टू एवरीबडी इज, बिकॉज यू पीपल आर लाइक MBAs, so there is a difference between scoring marks for a BBA and for an MBA. तो अगर एज टीचर सपोज मैं ही तुम्हारी आंसर शीट चेक करूँगी, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं एक्सपेक्ट करूँगी दैट यू आर अवेयर ऑफ SEO, ऑर्गेनिक, पेड एक्सेट्रा, जो की टर्म्स हैं जो एक आंसर में होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट यूनिट। यूनिट 1 में वी हैव इंट्रोडक्शन। तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे, मतलब हमने अब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है फिर भी बातें कर रहे हो, नलायक हो बिल्कुल सारे के सारे। चलो अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले इसमें क्या था, मेजर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटी लिस्ट में जो यूनिट 1 का होगा वो होगा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल या ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग, मतलब डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो आपको ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर सिमिलैरिटीज़ भी पता होनी चाहिए, डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे मेजर टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का।
तो क्वेश्चन आ सकता है, इट कैन बी ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटीज, इट कैन बी ऑन द डिफरेंसेज, इट कैन बी ऑन द बोथ, या इट कैन बी जस्ट कंपेयर द टू कॉन्सेप्ट्स, तो कुछ भी करके ही आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इवन इन यूनिट 1 के अंदर सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, या फर्स्ट ही कह सकते हैं, मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने पढ़े थे डिफरेंट पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर याद हो 7 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करे थे, डिजिटल मार्केटिंग के आगे 7 Ds किए थे, 7 Ds, तो ये 7 Ds भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसी यूनिट के अंदर वी हैड डन समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट मार्केटिंग। हमने इंटरनेट मार्केटिंग पढ़ा था इनिशियल क्लासेस में। इनिशियल क्लासेस में इंटरनेट मार्केटिंग भी बहुत मतलब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव इंटरनेट की डेफिनेशन, फीचर्स एंड वो वेब 1, वेब 2, वेब 3, वेब 1.0, 2.0, 3.0। इसमें मैंने बताया था ना, जब स्टार्टिंग में वेब बना था तो वेबसाइट्स जो होती थी वो बड़ी स्टैटिक होती थी कि खोला मटेरियल पढ़ा और बंद कर दिया, कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे फिर उसमें एडिशन शुरू हुई, जैसे पहले होता था रीड ओनली, फिर रीड एंड राइट शुरू हुआ, और अब तो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो डायनामिक है, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, डिजिटली उसको व्यू भी कर सकते हो, मतलब वीडियोज़, एनिमेशन एक्सेट्रा ऐड होते जा रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि दैट इज इंटरनेट, मीनिंग क्या है, इंटरनेट के फीचर्स और इंटरनेट का इवोल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0। सो ये अभी हमने स्टार्टिंग के टॉपिक्स। और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें इंपॉर्टेंस है डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया। सारे टॉपिक्स बता दिए मतलब यूनिट 1 के, एंड ये एक ऑर्डर में ही आप इसको तैयार कर सकते हो। डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स ऑफ बिजनेस टू डिजिटल रेवोल्यूशन। एक क्वेश्चन या केस स्टडी में पूछ सकते हैं, केस स्टडी आएगी, सो देयर विल बी 1 केस स्टडी फॉर यू पीपल। एक क्वेश्चन केस स्टडी का जरूर होगा, आई थिंक दैट विल बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन। बिजनेस रिस्पॉन्स टू मतलब डिजिटल रेवोल्यूशन, या डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बिजनेस का रिस्पॉन्स, बिजनेस रिस्पॉन्स टूवर्ड्स डिजिटल रेवोल्यूशन या डिजिटल अडॉप्शन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कुछ भी इसको करके लिख सकते हो। डिजिटल मीडिया, डिजिटल डेटा, तो मतलब डिजिटल पैराडाइम के अंदर बिजनेस का क्या रिस्पॉन्स रहा है कि बिजनेस ने उसे कैसे अडॉप्ट किया। एक और ट्रिक बताऊँ, अगर ये लास्ट जो टॉपिक हमने किया कि बिजनेस का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दिस डिजिटल, इसके अंदर भी यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द 7 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि 7 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या था, डिजिटल मीडिया, डिजिटल डेटा, डिजिटल डिवाइस, तो उसमें से हेल्प लेके भी यू कैन मेक दिस आंसर। तो अगर आपने उसको लर्न किया, तो अगर थोड़ा सा अपना विजडम यूज़ करो, तो उसको यूज़ करके यू कैन ऑल्सो हैव दिस आंसर प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल। एंड इसके अंदर लास्ट में वी हैव समथिंग कॉल्ड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वैसे आगे भी आएगा, सो लास्ट में भी यूनिट 1 में भी हमने सोशल मीडिया थोड़ा सा डिस्कस किया था, बेसिक आइडिया ऑफ सोशल मीडिया, तो वो लास्ट में यू कैन पुट इन द यूनिट 1, ये लास्ट में डाल सकते हो। नाउ लेट्स कम टू यूनिट 2। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी। सो यूनिट 2 में वी हैव, हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज करी थी, तो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वो फनल, डिजिटल मार्केटिंग कन्वर्जन फनल, डिजिटल मार्केटिंग कन्वर्जन फनल। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे टॉपिक्स ना बहुत रेलेवेंट हैं। डिजिटल मार्केटिंग कन्वर्जन फनल, सेकेंड लेगो इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर कन्वर्जन एंड कस्टमर रिटेंशन। ये सारे डिटेल में करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कस्टमर एक्विजिशन पे ही पूरा क्वेश्चन आ जाए। अगर याद हो तो इसमें मैंने पीपीटीज में पूरा बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, व्हाट आर द टेक स्ट्रैटेजीज। जब एक्विजिशन लिख रहे हो तो स्ट्रैटेजीज भी पढ़ना उसकी कि क्या स्ट्रैटेजीज थी कि डिजिटली हम कस्टमर, अब यहाँ पे जो डिजिटली स्ट्रैटेजीज थी ना उसी में आपको पता चलेगा एसईओ, पीपीसी। तो अगर ये वाला आंसर कस्टमर एक्विजिशन का आता है तो कई तो बेसिक स्ट्रैटेजीज है ना, जैसे एडवर्टाइज कर दो, लॉयल्टी क्रिएट कर लो, ये ट्रेडिशनल आंसर का पार्ट है। बट जैसे ऑर्गेनिक सर्च यूज़ करना, पेड सर्च यूज़ करना, कीवर्ड मार्केटिंग यूज़ करना, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स होंगे। तो जब आप मेरी पीपीटीज में देखोगे तो एटलीस्ट आपको कीवर्ड्स तो मिल ही जाएंगे दैट यू शुड बी इंक्लूडिंग इन योर आंसर्स। तो कस्टमर एक्विजिशन कैन कम एज अ standalone question also and it can come as acquisition and retention, acquisition and conversion। तो ऐसे भी आ सकता है और सिंपल अलोन भी आ सकता है। सो इसी तरीके से कस्टमर कन्वर्जन क्या होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड उसकी स्ट्रैटेजीज। कस्टमर रिटेंशन क्या होता है और उसकी डिजिटल स्ट्रैटेजीज। सो हर जगह स्ट्रैटेजी जब भी पढ़ो डिजिटल स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना। नेक्स्ट वी हैव आ ही गया इसी के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड पेड सर्च।
व्हाट इज़ SEO एंड पेड सर्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें फिर एक सब टॉपिक आ सकता है, जैसे ऐसे आ सकता है व्हाट इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद ऑन पेज एंड ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने ये भी किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑफ पेज SEO, और उसके लिए क्या मतलब टेक्निक्स होते हैं या क्या पैरामीटर्स होते हैं। मेरी PPTs में तुम्हें मिल जाएंगे व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ऑन पेज एंड ऑफ पेज, तो एटलीस्ट वो पैरामीटर्स के नाम पता होने चाहिए। जैसे वी हैड वन थिंग कॉल्ड नेविगेशन, तो नेविगेशन नहीं लिखोगे तो क्या नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बिना उसके। सो जो कीवर्ड्स है, नेविगेशन हो गया, पेज की स्पीड, लोडिंग स्पीड हो गई, ये सारे कीवर्ड्स है जो आंसर्स में ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर वी हैव ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग लिखो, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गई या फिर डिस्प्ले मार्केटिंग हो गई, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग यू कैन राइट, डिस्प्ले मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। नहीं, पेपर मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने पढ़ाया तो मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि किस किस मतलब आपको यूनिट 2 देखो सारी करना, मतलब यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब कुछ चॉइस वाला नहीं है। यूनिट 1 के अगर आप देखो लास्ट के टॉपिक्स, जैसे मैंने 2 टॉपिक बताए बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यूनिवर्सिटी में, सब टीचर्स को सब आता है। ये हो गया, ये सबकी हो गई नहीं होगी, पहले बताओ, उसको पास कर देना है पीछे, ठीक है। अच्छा, ये लिखो, इसके आगे नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। हमने क्या लिखा, ईमेल लिखा, डिस्प्ले लिखा, एक और लिखो, हमने डिजिटल स्वॉट एनालिसिस भी किया था। डिजिटल स्वॉट पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल स्वॉट। अच्छा, जब आप डिजिटल कन्वर्जन फनल करोगे तो याद है हमने 2 फनल किए थे, हमने मार्केटिंग फनल भी किया था और कंज्यूमर फनल भी किया था, तो वो भी एक तरह से उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। मतलब ये मैं जो टिप्स दे रही हूँ ये आंसर की ना लेंथ बढ़ाने के लिए दे रही हूँ। जैसे फनल तो करके रहेंगे आप, देखो फनल में जब आप डिजिटल फनल भी करोगे तो उसमें 4 से 5 स्टेप्स हैं। अगर आप उसके साथ मार्केटिंग फनल, परचेज फनल अलग से लिखते हो तो थोड़ा आपके ना आंसर की लेंथ बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट ऑल्सो वन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर आंसर्स इज कि एकदम बिल्कुल ब्रीफ लिखोगे तो बहुत लगता है ना छोटा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा उसको बड़ा करने के लिए यू कैन हैव बोथ द डोमेन्स एक्सप्लेन्ड। दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 2। यूनिट 2 में ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बोले, यूनिट 2 अच्छे से कर जाना, ये टेक्निकल भी है। नेक्स्ट कम टू यूनिट 3, कंज्यूमर बिहेवियर। यस, इसमें तो सबसे पहले यही है, देखो पहला टॉपिक ही है ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर। सो जब आप ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर लिखोगे तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द टर्म कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, एंड देन ऑनलाइन में वो कैसे बदलता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्लास में डिस्कस किया था। इसके लिए आई हैव गिवन यू द रेफरेंस ऑफ द बुक, पुनीत सिंह भाटिया की बुक रेफर कर लेना। पुनीत सिंह भाटिया की बुक है, PDF भेजी हुई है इसकी, ये PDF में इसको रेफर कर लेना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और ऑनलाइन वो कैसे बदलता है। ऑनलाइन में मतलब जैसे कस्टमर जाएगा वेबसाइट के ऊपर, शॉपिंग कार्ट, ये कीवर्ड्स है ऑनलाइन के। तो अगर आप सिर्फ इस आंसर में ये लिखोगे कि कंज्यूमर बिहेवियर इज बाइंग एंड सेलिंग या बाइंग एंड परचेजिंग एंड सेटिस्फाइंग, तो उससे आंसर नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज विजिटिंग द वेबसाइट्स, सर्चिंग द वेबसाइट्स, एडिंग टू कार्ट, ऑनलाइन पेमेंट करना, वो सारी चीज़ें मतलब थोड़े से कीवर्ड्स आने चाहिए डिजिटल डोमेन के अंदर। नेक्स्ट ऑनलाइन बिहेवियर के बाद देन वी हैव, इसमें दूसरा टॉपिक यही है दैट मार्केटिंग मिक्स, डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। तो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स आप जब करो तो ट्रेडिशनली 4 P's क्या होते हैं और डिजिटल के अंदर वो कैसे बदल जाता है। जैसे जो आप प्रोडक्ट दोगे, हमने याद होगा डिजिटल मार्केटिंग मिक्स के लिए कीवर्ड्स क्या होंगे। जब हमने डिजिटल मार्केटिंग मिक्स किया था तो मैंने कहा था ना, ट्रेडिशनली तो आप कोई भी प्रोडक्ट को सर्विस या प्रोडक्ट फॉर्म में बेच सकते हो, बट अगर आप उसको डिजिटली बेचोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट कैन कम इन अ हाइब्रिड फॉर्म ऑल्सो, दैट कैन कम इन अ 100% ऑनलाइन फॉर्म ऑल्सो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, म्यूजिक ऑडियो फाइल हो सकती है, सो दैट कैन ऑल्सो बी वन थिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स जब करो तो हर P में डिजिटल कैसे ऐड होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्राइसिंग में डिजिटल कैसे ऐड होगा, लाइक ऑनलाइन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन मॉडल जो शायद ट्रेडिशनली नहीं है, हमने इसमें किया था ना, टारगेट प्राइसिंग, रिटर्न, रेवेन्यू रिटर्न, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द ऑनलाइन मार्केटिंग मिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन कस्टमर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सो हमने STP जो किया था, जैसे मैंने बताया ना STP 2.0, तो आपने बार बार कहा था मैं भी 2.0 क्या, मैंने कहा जब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो दिस इज STP 2.0। ऑफलाइन में जनरली वो नॉर्मल जो हमारी सिंपल टारगेट 1.0, हाँ बेसिक कह सकते हो। एंड इसके अंदर लास्ट टॉपिक यूनिट 3 का रहेगा यूजर एक्सपीरियंस। सो सारे टॉपिक कवर हो गए, प्रायोरिटी में कर लेना, ठीक है, प्रायोरिटी में कर लेना।
पुनीत सिंह भाटिया की सारी किताब मत पढ़ना। ये वाली कौन सी किताब है? हाँ हाँ ये वाली, हाँ ये तो पढ़ सकते हो। बेसिक। पुनीत सिंह भाटिया की बुक जो मैंने रिकमेंड करी है, जैसे अभी मुझे शायद पिछली बार भी किसी ने पूछा था, तुमने पूछा था, किसने पूछा था कि मैम वो किताब पढ़ लेते, मुझे नहीं पता कि सम स्टूडेंट वाज देयर, तो उसने ये कहा कि मैम सारा अगर बुक से पढ़ ले तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी, दैट बुक इज ओके बिकॉज दैट बुक इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट बुक हैज मोर कंटेंट देन योर सिलेबस में फिर भी कंटेंट कम है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो स्टे फोकस इन योर सिलेबस के लूप में। तो जो सिलेबस के अंदर है वही बुक से या किसी भी XYZ बुक से, जैसे अगर फॉरेन ऑथर भी पढ़ना है तो जो सिलेबस के अंदर है वही फॉरेन ऑथर में पढ़ो, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स में भी कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इतना टाइम नहीं कि सारी किताबें पढ़ लो। मैं ऑनेस्टली जवाब दे रही हूँ कि अब ये टाइम नहीं कि पूरी पूरी किताबें पढ़ी जाएँ। तो अब अगर किसी को पूरी किताबें पढ़नी है तो बहुत समय है जीवन में अच्छे से सारी किताबें पढ़ना, बट अभी पेपर के लिए एटलीस्ट फोकस ऑन योर सिलेबस को अपना बाइबल लेके चलो। नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 2 भी टेक्निकल है, बट यूनिट 4 उससे ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि यूनिट 4 इज ऑल अबाउट एनालिटिक्स। तो वो टेक्निकल टर्म्स थे ना जो कीवर्ड, जैसे मशीन लर्निंग, डेटा लर्निंग। तो यूनिट 4 के लिए आई कैन टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इन द प्रायोरिटी लिस्ट। सो लिखो यूनिट 4 के लिए, एक सेकेंड रुको बस। यूनिट 4 इज, हाँ यूनिट 4 के लिए एक तो मैंने जो PPTs भेजी हैं, यूनिट 4 के लिए वो PPTs ज़रूर करनी है। आई हैव शेयर्ड आई थिंक 2 भेजी है, 1 भेजी है, हाँ 1 तो भेजी थी जिसपे स्टार्टिंग में आई थिंक वो सारा मैं भी बताती हूँ कौन सी चीज़ें थी। ROI, सोशल मीडिया ROI। तो पहला टॉपिक जो PPT में है आई थिंक दैट इज सोशल मीडिया ROI क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या और उसके मेट्रिक्स क्या हैं। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट आर द डिफरेंट मेट्रिक्स ऑफ सोशल मीडिया, या एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज सोशल मीडिया मेट्रिक्स। सो वो अगर देखो सोशल मीडिया मेट्रिक्स टॉपिक में आता है, मतलब क्वेश्चन में आता है, तो उसमें यू हैव टू डिफाइन सोशल मीडिया मेट्रिक्स, या सोशल मीडिया ROI अगर आता है तो डिफाइन सोशल मीडिया ROI, उसका इंपॉर्टेंस भी, एंड देन डिफरेंट मेट्रिक्स के जो टाइप्स है। अगर सिर्फ ही टाइप्स आते हैं तो उसमें भी यू कैन इंक्लूड द डेफिनेशन इन 1 लाइन, बट फोकस मोर ऑन द टाइप्स। ये मैं सबको बता रही हूँ, एंड स्पेशली टू दोस्त जिनको 70+ मार्क्स चाहिए, मतलब जिनको हायर मार्क्स चाहिए। जब भी कोई भी क्वेश्चन आया करे, जैसे सपोज करो इवन कंज्यूमर बिहेवियर ही आया है, डेफिनेटली आपको स्टेजेस तो डिफाइन करनी ही करनी है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया करो, स्पेशली टू दोस्त जिनको हायर मार्क्स चाहिए, क्योंकि जितना आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो या जितना आप कंक्लूजन अच्छा करते हो ना, उतना आपका आंसर का इफेक्टिवनेस निकल के अच्छे से आता है। तभी कह रही हूँ ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर लो, एक डेफिनेशन लिख दो कंज्यूमर बिहेवियर की, या एक लाइन में अपने वर्ड्स में लिख दो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑल्सो। खत्म करने के बाद एक लाइन ऑफ कंक्लूजन भी लिखनी चाहिए। पता है कंक्लूजन क्या होती है? टू दोज ऑफ यू जिनको टॉप मार्क्स चाहिए और जो पढ़ते भी अच्छे से, अच्छी राइटिंग इज़ नॉट कंक्लूजन। अच्छी राइटिंग तो है, वो मतलब इतनी तो लिखनी ही चाहिए एटलीस्ट अच्छी राइटिंग की, एटलीस्ट जो भी एग्जामिनर पढ़े उसको समझ आए। कंक्लूजन इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कंक्लूजन। जैसे सपोज करो आपको सोशल मीडिया मेट्रिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मेट्रिक्स। कंक्लूजन क्या हो सकता है? दस वी कैन से, कंक्लूजन की लाइन है ना, दस या सो वी कैन से दैट सोशल मीडिया मेट्रिक्स आर इम्पॉर्टेंट इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड फॉर सक्सेस। इसमें मैंने क्या रॉकेट साइंस लिखी है? मैंने वो चीज़ लिखी जो शायद तुम हर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के आगे लिखते हो कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट सक्सेस के लिए। तो एक कंक्लूजन से ये होता है, एज एन टीचर अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे पता चल जाता है यार ये आंसर खत्म हो गया, आप दूसरा आंसर पे चल रहे हैं। लेकिन इसमें ऑनेस्टली बताओ ना, अभी भी मतलब जैसे आप चेक करने के लिए बैठते भी हो, तो यहाँ तो सारे मतलब टीचर आए थे पहले ही प्रोफेसर बोलते थे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, नंबर ऐसे नहीं कुछ और नहीं हम अच्छे से ही पढ़ते हैं। मतलब कम लिख दो तब भी दिक्कत है, नंबर भी देंगे। और जब कम देखो, अगर कम भी लिखना चाहते तो रेलेवेंट तो लिखो ना। एज ए टीचर आई कैन टेल यू, कई बार तो वो इतना कम लिख देते, जैसे लेटर का एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर्मेट लिख दिया ऊपर का, नीचे का लिख दिया, बीच के में 2 लाइनें। अब बीच की 2 लाइनों में हाउ कैन समबडी गिव यू 10 में से 9 नंबर? तो नहीं मिल सकते ना, वो तो 5 ही मिलेंगे ना, 3 तो फॉर्मेट के और 2 जो लाइन लिखी उसके। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। जो जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कहानियाँ लिखो पिक्चर की, अरे इतना भी तो कोई वियर्ड तो ना होगा तुम DDLG की कहानी लिख दोगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे।
ऐसा भी नहीं हो, बहुत कुछ है बात करने के लिए, होना नहीं चाहिए जबकि। सोशल मीडिया मैट्रिक्स, इसके आगे और लिखो नेक्स्ट। सोशल मीडिया मैट्रिक्स के बाद हाँ वी हैव द मीनिंग ऑफ बिग डेटा, मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया मैट्रिक्स के बाद मीनिंग ऑफ बिग डेटा, ये मीनिंग ही करना, मीनिंग ऑफ बिग डेटा कॉमा मीनिंग ऑफ मशीन लर्निंग, मीनिंग ऑफ बिग डेटा, मीनिंग ऑफ बिग मशीन लर्निंग। हाँ एक ये टॉपिक बहुत मतलब ये इसको डिटेल में कर सकते हो। थर्ड लिखो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। याद होगा हमने किया था डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव। तो टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स ये कर सकते हो डिटेल में। मशीन लर्निंग और बिग डेटा का सिर्फ मीनिंग करो, क्योंकि फिर डिटेल में तो उसका कोई एंड नहीं है ना, तो इसलिए उनकी मीनिंग पे मतलब कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और इसके अंदर टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट वी हैव अगेन मीनिंग करना, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट माइनिंग, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ IoTs, मीनिंग ऑफ IoTs एंड इम्पोर्टेंस। IoTs किया था ना लास्ट क्लास में, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उनके इम्पोर्टेंस कि आज के टाइम पे बिजनेस के लिए या मार्केटिंग के लिए क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से टेक्स्ट माइनिंग में भी ना ऐड कर दो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस कर दो, कि टेक्स्ट माइनिंग होता क्या, मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको और उसकी इम्पोर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यूनिट 4 में बार बार बोल रही हूँ टेक्निकल है, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल तरीके से ही आप पढ़ोगे। मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग ये वही कर सकता है जिसको थोड़ा सा मीनिंग पता हो। ये बना के लिखने वाले नहीं है, मतलब कोई भी अगर ये सोच रहा है ना ये बना के लिखी जाएगी, ये बना के लिखने वाले नहीं है। हाँ और यूनिट 4 में से अगर जैसे मेरे को अगर जैसे एक ओवरऑल कोई क्वेश्चन निकालना हो, तो एक ओवरऑल क्वेश्चन यूनिट 4 में से ये भी निकल सकता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, what is the meaning of matrix, what is the concept of matrix and what are the types of matrix, data matrix। तो जैसे हो सकता है ना अगर मैं सब कैटेगरीज में से क्वेश्चन ना निकालना चाहूँ, एक पूरा यूनिट 4 को ही डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो यूनिट 4 में से एक ओवरऑल क्वेश्चन क्या निकल सकता है, what is the meaning of matrix, what are the types of matrix and what is the concept of matrix। तो मीनिंग, कॉन्सेप्ट मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, और हाँ बोलो टाइप्स। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, वो मैट्रिक्स वाला नहीं, ये वाला मैट्रिक्स। जैसे हमने सोशल मीडिया मैट्रिक्स किया ना, तो एक ओवरऑल क्वेश्चन भी आ सकता है रादर देन गिविंग यू सोशल मीडिया मैट्रिक्स कि व्हाट इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ मैट्रिक, मैट्रिक क्या होता है। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ अगर कोई मतलब कोई चाहे यूनिट 4 को समराइज करना, तो जूस निकालने वाली बात है ये उसकी। अच्छा सो आप मार्क कर सकते हो टेक्निकल इज यूनिट 4 एंड देन सेकेंड टेक्निकल इज यूनिट 2। टेक्निकल समझते हो ना, जिसमें मतलब पढ़ के ही काम चलेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें जिनके लिए पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी। देन यूनिट 5 में वी विल बी हैविंग हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, हाँ यूनिट 4 में एक तो रहेगी, हमने उस दिन नहीं किया था CRM, आज जो हमने किया है। तो CRM को आप जब भी तैयार करो कॉन्सेप्ट में तैयार करो, और कॉन्सेप्ट में यू कैन फोकस ऑन द मीनिंग, कॉन्सेप्ट में यू कैन फोकस ऑन द मीनिंग, यू कैन फोकस ऑन द टाइप्स, कॉन्सेप्ट में यू फोकस ऑन द मीनिंग, यू कैन फोकस ऑन द टाइप्स, पर्पस भी इंक्लूड कर सकते हो, चाहे टाइप्स में 1 लाइन मीनिंग ही कर लो। टाइप्स में इनकी डिटेल ज़रूरी नहीं है, जो हमने टाइप्स किया ना 1 लाइनर्स कर लो बहुत है, पर्पस ज़रूर कर जाना, क्योंकि व्हाट इज़ द पर्पस वो तो पता ही होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू शुड बी नोइंग चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स, ये तो पता ही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब भी हम करते हैं ना, तो हर चीज़ का फ़ायदा, नुकसान, पर्पस और थोड़ा सा उसका ज्ञान, तो ज्ञान में आ गया टाइप्स, पर्पस ज़रूरी है, चैलेंजेस ज़रूरी है, बेनिफिट ज़रूरी है। ये यूनिट 4 का ही पार्ट है एंड ये इजी पार्ट है थोड़ा सा यूनिट 4 का। यूनिट 5 में वी हैव कंटेंट मार्केटिंग। हाँ मैं यही सोच रही हूँ, बस मैं ख़त्म कर रही हूँ। कंटेंट मार्केटिंग हमने शुरू भी थोड़ा लेट किया था ना। देन वी हैव मोबाइल मार्केटिंग एंड देन ईमेल मार्केटिंग। अब पता अटेंडेंस सबकी हो गई, तो मोस्ट प्रॉब्लली शायद हमारी एक क्लास और होगी, तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग विल समराइज। ठीक है, लाओ मुझे अटेंडेंस दे दो। हाँ
अब नेक्स्ट संडे होगी या उसके नेक्स्ट होगी वो पता चलेगा। इतना डिसएडवांटेज क्यों सोच रहे हो? अच्छा हो, लाओ लाओ दे दो, पास कर दो चाहे। एंड नाउ स्टार्ट स्टडीइंग। ठीक है, सेलिब्रेशन करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता इससे। फर्क तब पड़ेगा जब पढ़ाई करोगे, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कहाँ है यार, ये बंद करनी है ना, कर दी बंद।